हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई स्टोरी में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट और सपोर्ट से हमें अगली स्टोरी बनाने का नया जोश मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और दिलचस्प कहानी, बिलियनेयर्स सीक्रेट लाइफ। संगीत, मैंने इसे एक अमेरिकी प्रयोगशाला में देखा था, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं था। आपके पास एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। आपको इतना बड़ा टुकड़ा कहां से मिला? ये कैंसर के इलाज में बहुत उपयोगी है। निशा के ये कहते ही कमरे में खड़े सभी लोग हैरान रह गए, खासकर वे लोग जो कुछ देर पहले इस कैलिफोर्नियम को देखकर आहान का मजाक उड़ा रहे थे। उनके चेहरे देखने लायक थे। आज पहली बार सभी ने कुछ ऐसा देखा था जिसका हर टुकड़ा लाखों डॉलर का था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि इसे खरीदने की सुविधा किसी के पास भी हो सकती थी, लेकिन इसे खरीदने के लिए एक बहुत बड़े बैकग्राउंड की जरूरत होती है, जो वहां मौजूद भारत के सबसे संभ्रांत समूह में से किसी के पास नहीं था। और आहान बहुत विनम्र थे। उन्होंने सिर्फ एक बार कहा कि वे तृप्ति को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैलिफोर्निया लाए थे। इसके बाद उन पर बन रहे मजाक के जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया तो वे चुपचाप चले गए। आहान के लिए लोगों की सहानुभूति और सम्मान कई गुना बढ़ गया था। इस मौके पर सभी को समझ आ गया कि वे कितने बड़े मूर्ख थे। लेकिन तृप्ति समझ गई कि आहान ने देते समय तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए क्यों कहा था, और डिब्बे में रखा कैलिफोर्नियम 3 ग्राम का था। इसका मतलब था कि आहान ने उसे $100 मिलियन का तोहफा दिया था। इसकी तुलना अंजुम की माजरा कार से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा आहान का तोहफा अंजुम के तोहफे से कई गुना ज्यादा उपयोगी था। लेकिन निशा का सवाल अब भी वही था, लेकिन ये तुम्हें कहां से मिला? मेरे एक सहपाठी ने मुझे दिया था। मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतना महंगा तोहफा देगा। तृप्ति की बातें सुनकर निशा हैरानी से पहले तृप्ति को और फिर कैलिफोर्नियम को देख रही थी। निशा हंसते हुए बोली, समझ नहीं आता ऐसे सहपाठी कहां से मिलते हैं। सच कहूं तो तृप्ति, तुम्हें तुम्हारा मिस्टर राइट मिल गया है। वो सिर्फ अमीर ही नहीं है, उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो तुम्हारी परवाह करता है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि कोई उस पर हंसे। निशा ने तृप्ति को समझाया, फिर बोली, वैसे तुम्हारा मिस्टर राइट कहाँ है? सच में आहान जैसे लोग सभी लड़कों के लिए आदर्श होते हैं। सब आहान की कितनी इज्जत करते थे। तभी कोई जोर से हंसा। अंजुम बेवकूफों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। कुछ लोग सोचते हैं कि 1 ग्राम का टूटा हुआ टुकड़ा $10 लाख का होगा। अनपढ़ लोग वाकई बहुत बुरे होते हैं। एक आलीशान कार की तुलना इससे कैसे हो सकती है? निशा और तृप्ति बस उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने उसे गूगल करने को कहा। तब उसे पता चला कि कैलिफोर्नियम वाकई निराकार था और उसे ऑनलाइन तृप्ति के पास मौजूद टुकड़े जैसी तस्वीरें भी मिल रही थी। कैलिफोर्नियम के सामने अंजुम की मसेराटी कुछ भी नहीं थी। इसके बाद अंजुम पूरी रात कुछ नहीं बोला। अंजुम को लगा कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, आहान की वजह से आज मुझे अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आहान ने निशा के साथ मिलकर मेरा भी अपमान किया हो। ये बहुत महंगा है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा भी हो तो भी मैं इसे नहीं खरीद सकता। तो आहान को ये कैसे मिला? मैं कसम खाती हूं, मैं इस आहान को नहीं छोड़ूंगी। अंजुम खुद से वादा कर रही थी कि वो आहान को नहीं छोड़ेगी। तृप्ति की तबीयत ठीक नहीं थी। वो पूरी पार्टी में उदास रही। आखिरकार सबके जाने के बाद तृप्ति खुद पर काबू नहीं रख पाई। तृप्ति ने अपना फोन निकाला और आहान को मैसेज किया, आहान, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूं। यकीन मानो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था। एक बार मुझसे मिल लो। मैं तुमसे मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। तृप्ति का मैसेज देखकर वो हैरान रह गया। निहाल ने उसे बताया था कि अमीर बनने के लिए सहनशीलता होनी चाहिए। कम पढ़ा लिखा इंसान ही आक्रामकता दिखाता है, लेकिन असल में एक अमीर इंसान अपना अपमान सहने की क्षमता रखता है। आहान जानता था कि ये तृप्ति की गलती नहीं थी। अगर उसे आहान का अपमान करना होता तो वो उसे $1 लाख देती।
इसके अलावा आहान को तृप्ति से पूछना था कि क्या वो उसकी किताब में कागज के तारे लगा रही थी। आहान ने जवाब दिया, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आहान का जवाब सुनकर तृप्ति के चेहरे पर हैरानी थी। उसमें जरा भी एटीट्यूड नहीं था। कितनी जल्दी उसने सब कुछ भूलकर तृप्ति को माफ कर दिया। अगर उसकी जगह अंजुम या लकी होते तो बात अलग होती। तृप्ति कपड़े बदलकर और स्पोर्ट्स के कपड़े पहनकर बाहर जा रही थी। तभी निशा ने पूछा, इतनी रात में कहां जा रही हो? तृप्ति ने उसे देखते ही कहा, मुझे थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाने जा रही हूं। जिस पर निशा ने आंख मारते हुए कहा, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी सीक्रेट डेट पर जा रही हो। निशा की बात सुनकर तृप्ति का चेहरा बदल गया। उसने बस मुंह फेर लिया और कहा, मुझे भूख लगी है, बाय। इतना कहकर तृप्ति वहां से मुड़ी और चली गई। उसे लगा कि अगर वो थोड़ी देर और रुकती तो निशा सब भाप लेती। लगभग आधे घंटे बाद तृप्ति यूनिवर्सिटी के गेट के पास कैब से उतरी और आहान को ढूंढती हुई टहल रही थी। आहान उसे दूर से आते हुए देख रहा था। तृप्ति के लंबे बाल हवा में बिखरे हुए थे और उसकी प्यारी सी मुस्कान आहान की धड़कनें बढ़ा रही थी। अभी सुबह सुबह आहान उसके कमरे में था जब वो कपड़े बदल रही थी। उसे टहल कर आता देख आहान उसके बारे में सोचने लगा। तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करना, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लो। तुमने क्यों नहीं खाया? मेरी ग्रैंड बर्थडे पार्टी में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए खा नहीं पाया। तो तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारी पार्टी है, मुझे जो चाहो खिलाओ, मैं खा लूंगा। संगीत, वैसे तृप्ति, क्या तुम्हें कागज मोड़कर तारा बनाना आता है? आहान के पूछने पर तृप्ति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आहान ने देखा कि तृप्ति की आंखों में बियर का हल्का सा नशा और पूरी ईमानदारी थी। ये क्या है कागज मोड़कर तारा बनाना? और तुम क्यों पूछ रही हो? आहान के जवाब में तृप्ति ने हैरानी से पूछा। तृप्ति की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सचमुच कागज मोड़कर तारा बनाना नहीं आता। रात में तृप्ति के जोर देने पर आहान उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया जहां दोनों ने डिनर किया और तृप्ति ने भी थोड़ी और बियर पी। डिनर के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में टहल रहे थे। लोग उन्हें हर तरफ देख रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आहान जैसा झींगा तृप्ति जैसी जलपरी के साथ रात में यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है। तृप्ति आमतौर पर शर्मीले स्वभाव की थी। लोगों ने उसे इस तरह यूनिवर्सिटी में घूमते कभी नहीं देखा था। डिनर के बाद आहान जानना चाहता था कि उसकी किताब में कागज के तारे कौन बनाता था, लेकिन तृप्ति से बात करने के बाद साफ हो गया कि वो तृप्ति नहीं थी। तो आहान और भी हैरान हुआ कि अगर तृप्ति वो कागज के तारे नहीं बना रही थी तो कौन हो सकता है। तृप्ति ने थोड़ी पी ली थी। वो अब भी आहान की तरफ उसका जवाब सुनने के लिए देख रही थी। आहान बोला कुछ नहीं, बस यूं ही, बचपन में हम बनाते थे। आहान मुस्कुराते हुए बोला। तृप्ति भी मुस्कुरा रही थी और इधर उधर देख रही थी। सड़क एकदम शांत थी। दूसरी तरफ अंजुम लोहिया को चैन नहीं मिल रहा था। तृप्ति की बर्थडे पार्टी में हुए अपमान को वो अभी तक भुला नहीं पाया था। उसने कैलिफोर्नियम पहली बार देखा था और आज कैलिफोर्नियम की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई। उसे इस बात का भी गुस्सा था कि तृप्ति ने उसका तोहफा लेने से इनकार कर दिया। आहान के जाने के बाद निशा ने उसे बताया कि कैलिफोर्नियम क्या होता है। तब से तृप्ति बेचैन रहने लगी और पूरी पार्टी में एक बार भी अंजुम की तरफ नहीं देखा। अंजुम को गुस्सा आ रहा था कि अगर तृप्ति ने आहान को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तृप्ति को इतना महंगा तोहफा देने की। तृप्ति की बर्थडे पार्टी से लौटने के बाद अंजुम लगातार कैलिफोर्नियम के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। यह सच था, कैलिफोर्नियम महंगा ही नहीं, मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत मददगार था। तृप्ति की बड़ी बहन निशा ने जो कुछ भी बताया वो सच था। निशा की बातों पर वैसे भी शक। उधर इन सब से अनजान तृप्ति और आहान हाथ पकड़े चल रहे थे और यूनिवर्सिटी में सब उन्हें देख रहे थे। लोगों का इस तरह हाथ पकड़कर चलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन तृप्ति को आहान जैसे इंसान के साथ देखकर लोग हैरान थे। अंधेरा हो रहा था। तभी आहान को याद आया कि तृप्ति यहां हॉस्टल में नहीं रहती है, इसलिए उसने तृप्ति को वापस भेजने के लिए टैक्सी बुलाई। देर हो रही है,
मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन तृप्ति को आहान का साथ इतना पसंद आ रहा था कि वो जाने को तैयार नहीं थी। काफी समझाने के बाद आहान ने निहाल की भेजी कार से तृप्ति को सुरक्षित घर भेज दिया। दरअसल आहान उसे खुद घर छोड़ देता, लेकिन तृप्ति नहीं जा रही थी, इसलिए उसने उसे निहाल की भेजी कार से घर भेज दिया। इसके बाद आहान यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में वापस चला गया, जहां वो आमतौर पर पढ़ता था। निहाल से मिलने के बाद आहान अपनी पढ़ाई और बाहर की चीजों में बराबर रुचि ले रहा था। जैसे ही वो क्लास में अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंचा तो उसे लगा कि वहां पहले से ही कोई मौजूद है। आहान ने ध्यान से देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो शख्स कौन था। लेकिन उसका फिगर किसी लड़की जैसा लग रहा था। उसे देखकर आहान अपनी जगह पर छिप गया। वो लड़की चुपचाप आहान के घर पहुंची, मेज का ताला खोला, आहान की एक किताब निकाली, अपने बैग से एक कागज का तारा निकालकर रख दिया। उसके हाथों की हरकतें बता रही थी कि वो ऐसा कई बार कर चुकी है। आहान अपनी जगह पर छिप गया और उसे देखता रहा। तभी वो परछाई बाहर आई। गलियारे की लाइट जल रही थी। आहान ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। मालिनी कुमावत, जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे कागज के तारे क्यों दे रही है? मालिनी बहुत खूबसूरत थी और कक्षा में हमेशा कम बोलती थी। उसे बोलने में दिक्कत होती थी। बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाती थी। हालांकि वो सुन सकती थी, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती थी और लोग उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। उसे विकलांग कोटे से विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था, लेकिन वो कक्षा में बिल्कुल भी भाग नहीं ले पाती थी, क्योंकि लोग उससे दूर रहते थे। मालिनी कुमावत ही थी जो इतने लंबे समय से आहान को कागज के तारे दे रही थी। क्या तुम्हें चलना नहीं आता? अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम हमारी तरफ तो देखो। इसीलिए कोई तुम्हें देखना पसंद नहीं करता। तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम देख भी नहीं सकते। मालिनी कीचड़ में गिर गई थी और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आया, बल्कि सब मालिनी के गिरने का मजाक उड़ा रहे थे। मालिनी अपने हॉस्टल के कमरे से अकेली यूनिवर्सिटी की क्लास के लिए आ रही थी। उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने मालिनी पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कल रात उसने मालिनी को अपनी किताब में कागज के तारे लगाते देखा। तब से आहान का ध्यान अपने आप मालिनी पर चला गया। मालिनी गूंगी थी, लेकिन कमाल की खूबसूरत थी। वो चुपचाप चली आ रही थी। उसमें कभी किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो हमेशा नजरें झुकाकर चलती थी। रास्ते में अलीशा का पूरा गैंग उसे आते हुए देख रहा था। जब अलीशा ने मालिनी को आते देखा, वो उसके पीछे गई और जैसे ही मालिनी कीचड़ भरे मैदान में पहुंची, अलीशा ने अपना पैर उसके पैरों के बीच फंसाकर उसे गिरा दिया। मालिनी जब कीचड़ में गिरी तो वहां खड़े लोग जोर जोर से हंस पड़े। आओ, मैं उसे उठा लूं। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। अलीशा वही थी जिसने कुछ दिन पहले आहान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और बाद में उसे बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। जब आहान ने अलीशा की ये हरकत देखी तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल्दी से दौड़कर आया और सबको डांटते हुए मालिनी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम लोग क्या कर रहे हो? अलीशा ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही न हो, और चलते हुए उसने जानबूझकर मालिनी की बातों को अनसुना कर दिया और मालिनी के हाथों के ऊपर से चल दी। आहान जानता था कि अलीशा ये सब जानबूझकर कर रही है। पिछली घटना के बाद आहान अलीशा से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, पर अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अलीशा को एक तरफ धकेल दिया और कहा, दूर हो जाओ उससे। मालिनी उसके हाथों को सहला रही थी। उसकी उंगलियों पर अलीशा के जूतों के निशान दिख रहे थे। अलीशा को उम्मीद नहीं थी कि आहान बीच में आएगा। आहान के धक्का देने से वो थोड़ी दूर जा गिरी और लगभग गिर ही गई। तेरे जैसा धोखेबाज यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसका हाथ नहीं देख पाई। पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? रीड विहीन आहान। अलीशा के इतना कहते ही आहान और अलीशा लड़ने लगे। ये कैसे हो सकता है कि अलीशा ने मालिनी को जमीन पर गिरते नहीं देखा? अलीशा जानबूझकर ऐसा कर रही थी। दोनों के बीच लगातार बहस चल रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तृप्ति और आभा भी यूनिवर्सिटी से दूर एक कोने में हो रही इस लड़ाई को देख पा रही थी।
आभा ने तृप्ति से कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था न कि वो एक स्वार्थी इंसान है। वो मालिनी की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है। तृप्ति पर आभा की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने आभा को गुस्से से देखा और कहा, थोड़ी देर चुप रहोगी तो गूंगी नहीं हो जाओगी। जब भी मौका मिलता वो आहान के बारे में बड़बड़ाने लगती। तृप्ति की बातें सुनकर आभा हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, तृप्ति, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं। क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में उसने क्या किया था? निशा के आने से पहले ही आभा चली गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि आहान ने उसे क्या तोहफा दिया था। लेकिन तृप्ति उसे कुछ भी समझाने के मूड में नहीं थी। एक तो आभा कुछ सुनेगी नहीं, दूसरे वो बहस करने लगेगी। तो तृप्ति ने आभा से बस इतना ही कहा, आभा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, क्या तुम ये बकवास बंद करोगी? साफ है कि अलीशा ने मालिनी का अपमान किया है। वो मालिनी को परेशान कर रही है और आहान उसका बचाव कर रहा है। तृप्ति की बातें सुनकर आभा के मुंह से बस यही निकला, क्या तुम पागल हो क्या? दूसरी तरफ आहान और अलीशा के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। मालिनी अपनी क्लास जाने की जल्दी में थी, लेकिन आहान अलीशा से माफी मांगने पर तुला हुआ था। गलती अलीशा की थी, लेकिन वो किसी भी हालत में मालिनी से माफी नहीं मांगने वाली थी। उससे माफी मांग लो। आहान भी अपनी इमेज को लेकर चिंतित था। वो मालिनी की मदद के लिए सिर्फ इसलिए आगे आया था क्योंकि उसने उसे इतना बेबस देखा था। अलीशा भी सबके सामने आहान से डरने वाली नहीं थी। हालांकि वो जानती थी कि आहान भी बहुत अमीर है। अलीशा किसी तरह यहां से निकलना चाहती थी, पर यह उसकी गलती थी। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए उसने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए नाटक करना शुरू कर दिया। आहान, इस बेवकूफ लड़की ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अलीशा ने अपनी पैंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्लास के बाद मुझे डेट पर जाना था। अब इन पैंट्स को ड्राई क्लीन करवाने में कितना खर्च आएगा? जब मैंने गलती कर ही दी है तो सॉरी क्यों बोलूं? आहान के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अलीशा को अच्छी तरह जानता था। तो तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो? आहान की बातें सुनकर अलीशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पैसों का जिक्र किया था। उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि आहान मालिनी के लिए खड़ा हुआ था। आहान, क्या तुम उस गूंगी लड़की के लिए मुझसे लड़ना चाहते हो? ये कहते हुए अलीशा मालिनी पर टूट पड़ी। मालिनी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो थोड़ा पीछे हटी और आहान अलीशा को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी समय अलीशा का संतुलन बिगड़ गया और वो खुद भी उसी कीचड़ में गिर गई। हालांकि ये उसकी गलती थी। उसे कीचड़ में सना देखकर वहां खड़ी भीड़ हंसने लगी। लोग अलीशा को कीचड़ में सना देखकर मजे ले रहे थे। उसकी हालत देखकर अलीशा गुस्से से पागल हो गई। आहान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए अलीशा रोते हुए भाग गई। दौड़ते हुए अलीशा अपने कमरे में पहुंची और अपने कपड़े कीचड़ में सने देखकर उसे गुस्सा आ गया। रोते हुए उसने अपना फोन निकाला और किसी को सारी बात बताई और कहा, उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। थोड़ी देर बाद एक 40 साल का आदमी अलीशा के कमरे में आया। तो ये सब आहान का ही काम है, तुम चिंता मत करो। वो फिर कभी या यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेगा। मैं उसे इस यूनिवर्सिटी से निकाल दूंगा। 40 साल का एक आदमी अलीशा के कमरे में बैठा था। वो उससे करीब 1 घंटे तक बातें करता रहा। आखिरकार वो खड़ा हुआ और बोला, प्रिंस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर है। अलीशा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। वो तुरंत खुद अलीशा के कमरे में आया। इससे पहले भी अलीशा ने क्रिश से आहान की शिकायत की थी। जब अलीशा ने आहान पर चोरी का इल्जाम लगाया था, तब भी उसे यही बेइज्जती सहनी पड़ी थी। सब कुछ सुनने के बाद आखिरकार क्रिश ने अलीशा से आहान को निकालने का वादा किया। ये सुनकर अलीशा ने खुशी से उसे गले लगा लिया और बोली, क्रिश, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर अलीशा ने क्रिश को गले लगा लिया और उसके होठों को चूमने लगी। थोड़ी देर बाद क्रिश जाते हुए बोला, मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड बहुत खराब है। ठीक से तैयार हो जाओ और आधे घंटे बाद मेरे ऑफिस में आकर मिलो। मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगा। अलीशा उसकी बात समझ गई और मुस्कुरा दी। क्रिश चला गया।
उधर अहान अपनी क्लास खत्म करके बैडमिंटन ग्राउंड में आ गया था। तभी उसके क्लास टीचर चलते हुए आए। अहान, चलो बैडमिंटन बहुत हो गया, अब मेरे साथ आओ। सारा सामान पैक करो और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्लास टीचर ने अहान से कहा। उसे वैसे भी अहान पसंद नहीं था और आज उसे ऊपर से आदेश मिला था। क्लास टीचर की बात सुनते ही अहान समझ गया कि माजरा क्या है। क्लास टीचर हमेशा जानबूझकर अहान की स्कॉलरशिप में अड़चने डालती रही थी और आज उसे पीछे से कोई सपोर्ट मिल गया होगा, जिसकी वजह से वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। उधर बैडमिंटन कोर्ट में क्लास टीचर की बातें सुनते ही सब हंसने लगे। एक आवाज आई, अहान, अब अपने किए की सजा भुगतो, अपनी हिम्मत देखो। किसी और लड़की को पटाने के लिए उसे कीचड़ में उछालोगे। अब झेलो, अगर तुम में काबिलियत नहीं थी तो उससे पंगा क्यों लिया? एक गूंगी लड़की के लिए लड़ने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। मालिनी भी वही खड़ी थी। उसने अहान का हाथ पकड़ लिया और हाथों से इशारा किया कि वो न जाए। अहान ने मालिनी को समझाया कि क्लास टीचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अहान के हाव भाव देखकर क्लास टीचर भड़क गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अहान ने पूछा, क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देंगी? क्लास टीचर पहले से ही गुस्से में थी। अहान के सवाल ने उन्हें और भी गुस्सा दिला दिया। बेशक आपके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं और वैसे भी मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, नहीं मुझे आपको वजह बताने की जरूरत है। अब चलिए मेरे साथ। पहले अगर क्लास टीचर ने ऐसा कहा होता तो अहान उनके पैरों में गिर पड़ता, लेकिन अब अहान वो अहान नहीं रहा। अहान कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही अहान के मोबाइल पर एक मैसेज आया। अहान ने मैसेज पढ़ा, नमस्ते मिस्टर गिल, हम कब मिल सकते हैं? सादर जय किशन। मैसेज दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत जय किशन का था। कुछ दिन पहले अहान और निहाल निवेश के बारे में बात कर रहे थे। अहान को लगा कि गिल परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास प्रतिभाशाली लोग नहीं थे। उन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करने में मदद करने की योजना बनाई थी और इसीलिए जय किशन उनसे मिलना चाहता था। हालांकि जय किशन को नहीं पता था कि अहान खुद विश्वविद्यालय का एक गरीब छात्र था। अहान के पास पिछले कुछ दिनों से समय नहीं था, लेकिन आज उसके पास बहुत समय था। क्लास टीचर अहान को मोबाइल पर मैसेज पढ़कर हंसते देख गुस्सा हो रहे थे। अहान ने क्लास टीचर की बात अनसुनी कर दी और जवाब दिया, नमस्ते मिस्टर जय किशन, आप अभी आइए, हम अभी मिलेंगे। तुरंत जय किशन का एक मैसेज आया जिसमें पूछा गया था कि उसे कहाँ आना होगा। दूसरी ओर अहान को मैसेज भेजते देख क्लास टीचर नाराज हो गई और बोली, कोई मैसेज नहीं, तुम्हें आज जाना होगा। अहान ने क्लास टीचर से पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्लास टीचर ने गुस्से में जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं? अगर मैं तुम्हें विश्वविद्यालय से निकाल रहा हूं। क्लास टीचर अहान को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और आसपास खड़ी भीड़ अहान का मजाक उड़ा रही थी। अहान ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन मेरी इंद्रियां मुझे बता रही है कि आपको विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ सकता है। ये कहकर अहान ने फिर एक संदेश भेजा, नमस्ते मिस्टर जय किशन, 17वीं मंजिल पर विश्वविद्यालय के सबसे बेवकूफ शिक्षक के कार्यालय में मुझसे मिलने आए। अहान का जवाब सुनकर सभी हंस पड़े। एक आवाज आई, इतिहास में पहली बार एक लड़का अपने शिक्षक को कॉलेज से निकालने की बात कर रहा है। इसके साथ ही हंसी की एक तेज आवाज आई। अहान की बातें सुनकर क्लास टीचर को गुस्सा आ गया, लेकिन वो सबके सामने हंसने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी खराब लग रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, तो तुम मुझे विश्वविद्यालय से निकाल दोगे? अहान गिल, तुम उन सभी लोगों में सबसे बदतमीज लड़के हो। फौरन मेरे दफ्तर में आ जाओ, देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। इतना कहकर क्लास टीचर बिना कुछ कहे मुड़े और चले गए। वो सबके सामने अपने मन की बात कहने से बचना चाहते थे, लेकिन अहान पर क्लास टीचर के बहाने का कोई असर नहीं हुआ। इंसान की काबिलियत उसकी बातों से ज्यादा उसके कामों में झलकती है। क्लास टीचर मुड़कर जाने ही वाले थे कि अहान ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, देखते हैं कौन किसे यूनिवर्सिटी से निकालता है। मैं तुम्हें पहले दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम यहां पढ़ने वाले गरीब छात्रों के साथ
सौतेला व्यवहार करते आए हो। चाहे मैं हो, मालिनी हो या कोई और, तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे सबके सामने वादा करता हूं कि आज के बाद तुम किसी भी छात्र से बात नहीं कर पाओगे। आहान को यह कहते देख पूरे बैडमिंटन कोर्ट में सन्नाटा छा गया। तुम कैंटीन में मेरा इंतजार करो और चिंता मत करो। इस देश का शिक्षा मंत्री भी मुझे नहीं निकाल पाएगा। इस क्लास टीचर की क्या औकात है? आहान मालिनी को समझा रहा था। मालिनी आहान का हाथ पकड़े उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। वो आहान से माफी मांगकर मामला खत्म करने को कह रही थी, लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका था और आहान ने अपनी क्लास टीचर को चुनौती दे दी थी। कुछ दूरी पर क्लास टीचर गुस्से में आहान को देख रही थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब तक यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मौजूद लगभग सभी लोग बैडमिंटन कोर्ट में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। तरह तरह की बातें हो रही थी। आहान को निकालने में सभी क्लास टीचर का साथ दे रहे थे। यूनिवर्सिटी में लोगों को एक बेचारी लड़की का ऐसा आक्रामक व्यवहार पसंद नहीं आया। मालिनी डरी हुई थी। सिर्फ तृप्ति ही आहान को लेकर चिंतित थी। क्या करे? आहान को ऐसे यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन तृप्ति की बात सुनकर आभा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तृप्ति को डांटा और कहा, देखते नहीं वो कितना बदतमीज है, उसे निकाल देना चाहिए। खैर, ये तुम्हारा काम नहीं है। यूनिवर्सिटी को अपना काम करने दो। आहान क्लास टीचर के पीछे पीछे उनके ऑफिस चला गया। उनके ऑफिस पहुंचते ही क्लास टीचर ने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बेंच पर लात मारी और फिर दोनों हाथ मेज पर पटकते हुए नीचे झुक गए। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। यहां दस्तखत करो और इस यूनिवर्सिटी से निकल जाओ, क्लास टीचर ने गुस्से से कहा। पर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप खड़ा रहा और उसे देखता रहा। तभी आहान ने उसे घूरकर पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें मुझे यूनिवर्सिटी से निकालने का आदेश किसने दिया है? क्लास टीचर को लगा जैसे वो पकड़े गए हों। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, तुम तो बस दूसरों को पीटते हो, जिसकी शिकायत कई छात्रों ने मुझसे की है। मानो इतना ही काफी नहीं था, आज तुमने एक लड़की को पीटकर कीचड़ में फेंक दिया। इसके बाद तुम इतने बेशर्म हो कि मुझे निकालने की बात कर रहे हो। एक छात्र होने के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आहान मुस्कुराते हुए क्लास टीचर को देखता रहा। फिर उसने कहा, लेकिन आपने मुझसे कारण जानने की कोशिश नहीं की। नहीं, आपने मुझे अपने बचाव में कुछ कहने का मौका दिया। इसके बाद आप इतने बेशर्म हैं कि मुझसे यहां हस्ताक्षर करने के लिए ये कह रहे हैं। वो आपको एक शिक्षक के रूप में चाहती है। आहान ने क्लास टीचर को ऐसा जवाब दिया कि क्लास टीचर की आंखें लाल हो गई। क्लास टीचर के पास आहान को निकालने के एक नहीं बल्कि दो कारण थे। पहला, लकी ने उन्हें बताया था कि लकी तृप्ति को लिमिटेड में नहीं ले जा पा रहा है, इसलिए उसने आकर क्लास टीचर से आहान की शिकायत की और उसे निकालने के लिए कह रहा था। लकी का परिवार क्लास टीचर के बहुत करीब था और लकी की बात मानकर क्लास टीचर को प्रमोशन मिल सकता था, क्योंकि लकी का परिवार विश्वविद्यालय को अच्छा दान देता था, जिसके कारण उनका अच्छा प्रभाव था। क्लास टीचर पहले से ही उसे निकालना चाहते थे और आज उन्हें एक और कारण मिल गया। आज कृष ने उन्हें फोन किया था। कृष विश्वविद्यालय में एक संकाय सदस्य थे और क्लास टीचर से बहुत ऊंचे पद पर थे। उनका आदेश पाकर क्लास टीचर ने देर नहीं की। उनके पीछे एक बड़ा आदमी खड़ा था। अब उसे किसी भी कारण के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने आहान के तर्कों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही आप जो कहते हैं वो सच हो, आपके पास मुझसे सहमत होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आपकी अनुशासनात्मक समस्याओं के कारण मैं आपको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर सकता हूं। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। चुपचाप यहां हस्ताक्षर करें और यहां से चले जाएं। क्लास टीचर ने एक फॉर्म निकाला, लेकिन आहान ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। आहान ने उसे विश्वविद्यालय के सबसे मूर्ख शिक्षक के कार्यालय में बुलाया था और जयकिशन ने जवाब में एक संदेश भेजा था, मैं जल्द आ रहा हूं। जयकिशन का जवाब सुनकर आहान मुस्कुराने लगा, जिससे क्लास टीचर को और भी बुरा लगा। दूसरी ओर जयकिशन जल्द से जल्द आहान तक पहुंचना चाहता था। विश्वविद्यालय में पहले से ही पैसे की कमी थी। आहान ने कुछ दिनों पहले निहाल से बात की थी,
और विश्वविद्यालय को 30 रुपए करोड़ दिए थे वह और पैसे लगाना चाहता था और इसी सिलसिले में किसी तरह आहान से मिलना चाहता था ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा इस मुलाकात को सुरक्षित बनाने के लिए जयकिशन ने किसी को कुछ नहीं बताया। उधर कमरे में आहान ने क्लास टीचर से कहा, सुनिए, मेरे कुछ लोग आ रहे हैं मुझे यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए। आपने जो भी कारण बताए हैं उन पर ठीक से होमवर्क कर लीजिए क्योंकि उनके सामने आपका प्रदर्शन खराब नहीं होना चाहिए। क्लास टीचर को आहान की बात समझ नहीं आई। देखिए, मुझे पता है कि आप एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन मैं किसी भी हालत में आपको यहाँ पढ़ने नहीं दे सकता। इसका दूसरे छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा है। चाहे आपकी माँ यहाँ आकर आपके लिए मिन्नतें करे या भारत के शिक्षा मंत्री भी आ जाए, मैं आपको यहाँ पढ़ने नहीं दूंगा और आपको इसके लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए। आप खुद क्लास टीचर आहान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आहान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, बहुत अच्छा, मेरे लोगों के सामने आपको बस यही प्रदर्शन करना है। तुम्हें मुझे यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए कुछ और अच्छे कारण सोचने चाहिए। आहान के लापरवाह अंदाज से क्लास टीचर भड़क गए। वो पूरे गुस्से में चिल्लाए, क्या तुम इसे मजाक समझ रहे हो? मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पुलिस में बुला सकता हूं। उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। ड्रू ने उन्हें इशारा किया कि समय पूरा हो गया है। क्लास टीचर गुस्से में दरवाजे पर खड़े हो गए और आश्चर्य से बोले, कौन है तुम? जो भी हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने छात्र को शिष्टाचार सिखा रहा हूं और इसलिए मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। चुपचाप खड़े रहो और कुछ देर बाहर इंतजार करो। तुम्हारे छात्र का नाम क्या है? जयकिशन थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर भी वो थोड़ी पुष्टि करना चाहते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आहान गिल को शिष्टाचार कौन सिखा रहा है, लेकिन अंदर से क्लास टीचर की आवाज आई, मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो। तुम्हें मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने से रोकने का कोई हक नहीं है और मुझे तुम्हें जवाब देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहां से चले जाओ। अवकाश ने एक बार फिर ऑफिस चेक किया। उसे लगा कि आहान गिल अंदर होगा। तभी उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी और कहा, अधिकार, जिम्मेदारी, मैं तुम्हें 1 मिनट में सिखा सकता हूं। मैंने कहा, अभी दरवाजा खोलो। दरवाजे पर जोरदार लात लगने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे पास में खड़े गार्ड भी आ गए। अंदर क्लास टीचर गुस्सा और डर रहे थे। क्लास टीचर ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया और उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने सुना कि कोई क्लास टीचर के ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहा है, तो वो तुरंत भागा। विश्वविद्यालय के कई छात्र भी ये देखने के लिए उसके पीछे गए कि क्या हो रहा है। उसी समय जयकिशन ने गुस्से में 2-3 बार दरवाजे पर लात मारी और आखिरकार दरवाजा खुल गया। अंदर आते ही जयकिशन ने पूछा, सर, क्या आपका नाम आहान गिल है? आहान ने जवाब में सिर हिलाया, जिस पर जयकिशन ने आगे कहा, सर, मेरा नाम जयकिशन है। मैंने आपसे बात की थी कि मुझे आने में देर हो गई या नहीं? जयकिशन के पूछने पर आहान ने बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ, आप थोड़ी देर से आए हैं। मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं विश्वविद्यालय का एक अपेक्षित छात्र हूं। ये कहकर आहान ने कंधे उचका दिए। जयकिशन कक्षा अध्यापक की ओर मुड़ा और बोला, तो आप ही हैं जिन्होंने मिस्टर गिल को बाहर निकाल दिया है। जयकिशन बहुत विनम्रता से बात कर रहा था, पर उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। कक्षा अध्यापक जयकिशन के कपड़े देखकर समझ गए कि उससे बात करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी उसने सहजता से ये दिखाने की कोशिश की कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो भी हो, मेरे कार्यालय में ऐसे कैसे आ गए? पहले बाहर निकलो और मैं अपने छात्र का क्या करूं? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है क्या? जयकिशन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कक्षा अध्यापक जैसा व्यक्ति उसे ऐसा जवाब देगा। उसने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? जयकिशन आहान की वजह से अपनी छवि को लेकर चिंतित नहीं था। यहां आने से पहले जयकिशन ने आहान का एसडीओ रिजल्ट भी चेक किया था। हालांकि आहान विश्वविद्यालय का टॉपर नहीं था, फिर भी उसने हर विषय में अच्छे अंक लाए हैं। फिर इतने मेधावी छात्र को बाहर क्यों निकाला जा रहा है? लेकिन क्लास टीचर को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने बस इतना ही कहा, मैं इसे इसके खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बाहर निकाल रहा हूं।
अच्छा तुम बाहर जाओ और मुझे अपना काम करने दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बताना जरूरी है, लेकिन इसने एक लड़की को मारा है और उसे कीचड़ में फेंक दिया है। अब तक सुरक्षा गार्ड भी आ गए थे और कई छात्र तमाशा देखने के लिए उसके पीछे खड़े थे। इससे क्लास टीचर की हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने आगे कहा, तुम उनके रिश्तेदार लगते हो और तुम भी उनकी तरह असभ्य व्यक्ति लगते हो। क्या तुम खुद बाहर जा रहे हो या मैं सुरक्षा से कहूं कि तुम्हें बाहर निकाल दे? सेशन से पहले किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने क्लास टीचर जैसे असभ्य व्यक्ति से बात न करना ही बेहतर समझा और गुस्से में कहा, अपने चांसलर को बुलाओ। जिस पर क्लास टीचर हंसे और बोले, तुम मुझे चांसलर से धमका रहे हो, इसे बाहर निकालो। उधर क्रिश के कमरे में बाहर से तेज आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि आहान और क्लास टीचर बहस कर रहे थे। अलीशा भी खड़ी हुई और अपने कपड़े पहने और बोली, क्रिश तुम्हें इस बार मेरी मदद करनी होगी। क्रिश ने अलीशा की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल, जो भी मुझे परेशान करेगा उसे यूनिवर्सिटी में रहने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, चाहे कोई भी आ जाए, आहान को कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद क्रिश हंसता हुआ बाहर आ गया। बाहर पहले से ही काफी भीड़ थी। क्लास टीचर ने क्रिश को देखा तो खुश होकर बोले, क्रिश, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्लास टीचर भी क्रिश को देखकर थोड़ा खुश हुए। चांसलर के पास किसी भी छात्र को निकालने की ज्यादा शक्ति होती है। क्रिश खुशी से मुस्कुराया, कैसे हो? इतना शोर क्यों हो रहा था? क्लास टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आहान को निकालने के लिए उसके हस्ताक्षर लेने ही वाला था कि तभी कोई बेवकूफ आया और शोर मचाने लगा। वो आहान का रिश्तेदार लग रहा था। ऊपर से वो मुझे चांसलर को बुलाने के लिए कह रहा था। क्लास टीचर की बातें सुनकर क्रिश भी हंसने लगा। वो बेवकूफ कौन था? वो पीछे से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उससे पहले त्रिश की आवाज आई, आहान को कुछ मत करना, और वो ऐसे भागे जैसे किसी ने रॉकेट में आग लगा दी हो। क्या हमारे चांसलर मिस्टर क्रिश आ गए हैं? क्रिश गेट की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में एक कमरे के अंदर से अगरबत्ती की आवाज सुनाई दी। क्रिश ने अंदर झांका तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंदर जय किशन दलवी आहान के साथ बैठे थे। क्रिश को देखकर जय किशन ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और क्रिश का शरीर कांप उठा। क्रिश मन ही मन आहान को 1000 बार कोस रहा था, लेकिन बिल्कुल शांत खड़ा था। क्रिश की ओर देखते हुए आहान बोला, चांसलर सर, मैं हमेशा आपकी तारीफ करता रहता हूं। मेरे भी अच्छे नंबर आए थे, फिर आपने मुझे क्यों निकाला? जब जय किशन ने सुना कि क्रिश आहान को यूनिवर्सिटी से निकालना चाहता है, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। ये क्या हो रहा है? आहान का ये बेचारा रिश्तेदार कौन है जिसके सामने हमारे चांसलर के भी पैर कांपने लगे? दलवी साहब, ये एक छोटी सी गलतफहमी है। आपके रुतबे को देखते हुए आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आपको मुझे फोन करना चाहिए था और मैं आ जाता। दरअसल मैं आज ही शिक्षा विभाग में आपके ऑफिस में आपके जूनियर से मिलने वाला था। क्रिश ने जय किशन के पैरों की तरफ देखा और डरते हुए कहा कि आखिरी टीचर भी आ गए हैं। क्रिश को डर के मारे गिड़गिड़ाते देख वो चौंक गया। शैंसल के बात करने के अंदाज से वो समझ गया कि जिसे वो आहान का बेचारा रिश्तेदार समझ रहा था, वो बहुत बड़ी हस्ती है। आहान का बच्चा उसे कैसे जानता है? क्लास टीचर भी क्रिश के पीछे से आगे आए और बोले, अब तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई तलवी साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्लास टीचर को आहान की कही हर बात याद आ रही थी। आहान ने कहा था, मेरे लोग उनके सामने एक अच्छा नाटक करने आ रहे हैं, और आहान ने उसे सबके सामने चुनौती दी थी कि देखना है कौन किसे निकालता है। ये सोचते ही क्लास टीचर की आंखों में आंसू आ गए। आहान को बस इशारा करना था और दलवी उसे किसी भी पल निकाल देंगे। खैर, जय किशन को क्लास टीचर की चापलूसी भरी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आई। जय किशन की आंखों से आग उगल रही थी। ये देखकर क्लास टीचर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और आहान से बोले, आहान, तुम जानते हो कि मैं बस एक छोटा क्लास टीचर हूं। तुम्हें निकालना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये सब चांसलर का आइडिया था। वो मुझे तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए मजबूर कर रहे थे। क्लास टीचर को इस तरह बात करते देख क्रिश बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने क्लास टीचर को जोर से थप्पड़ मारा और बोला, मैंने हमेशा तुम्हारा पक्ष लिया है। आज जब तुमने गलती की है
तो अपनी सारी गलतियों का दोष मुझे क्यों दे रहे हो? अपने विश्वविद्यालय के चांसलर को आहान जैसे बड़े निवेशक के सामने लड़ते देख ताई किशन गुस्से से बोली, बंद करो ये नाटक। अपना सामान तुरंत पैक करो। तुम लोगों के लिए इस विश्वविद्यालय में ही नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। जयकिशन की बात सुनते ही चांसलर कृष जमीन पर लेट गए। आहान, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं। मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं तुमसे विनती करता हूं। कृष पर कई तरह के कर्ज थे। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसकी एक बेटी को 1 साल तक इलाज की जरूरत थी। वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता था। आहान ने एक बार भी कृष की तरफ नहीं देखा। जय किशन ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया था। उधर यूनिवर्सिटी के लगभग सभी लड़के ऑफिस के बाहर खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। जय किशन और आहान ने बहुत दिनों बाद ये फैसला लिया था। वे आहान की सोच और भविष्य के प्रति उसके विजन को देखकर हैरान थे कि आहान यूनिवर्सिटी के लिए इतना कुछ करना चाहता था। आहान नए जमाने का लड़का था। उसकी सोच में एक ताजगी थी जिसके बारे में जय किशन ने आज तक सोचा भी नहीं था। वो प्रूफ यूनिवर्सिटी के गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था। जय किशन हैरानी से आहान की बातें सुन रहा था। उधर प्रशासनिक भवन के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब तक कई लोगों को पता चल चुका था कि आहान ने क्लास टीचर को चैलेंज कर रखा है कि कौन किसे निकालता है। अलीशा भी प्रशासनिक भवन के गेट के सामने खड़ी थी। चांसलर के साथ उसका एक बहुत ही खास रिश्ता था। जब आहान और जय किशन कमरे से बाहर आए तो अलीशा को लगा कि आहान को निकाल दिया गया है। अलीशा खुश थी कि चांसलर के साथ उसकी दोस्ती काम आ गई। उसकी जान पहचान की कुछ लड़कियों ने अलीशा को एडवांस में बधाई देनी शुरू कर दी थी। अलीशा मुस्कुरा रही थी और सबको ऐसे देख रही थी जैसे उसने मिस इंडिया का अवार्ड जीत लिया हो। तभी चांसलर कृष बाहर आते हैं। कृष काफी उदास थे, लेकिन अलीशा उनके चेहरे के भाव नहीं पढ़ सकी। उन्हें देखकर अलीशा खुशी से आगे बढ़ गई। हालांकि अलीशा ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही अलीशा आगे बढ़ी, कृष्णा ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने पूरी ताकत से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। अलीशा गिर पड़ी। ये थप्पड़ उस थप्पड़ से 50 गुना ज्यादा जोरदार था जो आहान ने उसे सुबह मारा था। उससे भी बुरी बात यह थी कि जिस आदमी ने उसे थप्पड़ मारा था उसने उसे अपनी जान कहा था। अलीशा की आंखों से आंसू गिर रहे थे और कृष उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था और कह रहा था, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे जैसी लड़की को देखना भी नहीं चाहता, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूं। वो मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती है। कृष गुस्से से दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अलीशा को नुकसान पहुंचा सकता है। अलीशा दीवार के सहारे जमीन पर बैठी थी और लोग उसे हर तरफ से देख रहे थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। यही बात थी, इसलिए वो खुद को रानी समझ रही थी। इसके बावजूद वो आहान को विश्वविद्यालय से निकालवाना चाहती थी। ये खबर 1 मिनट में पूरे विश्वविद्यालय में फैल गई। इस बीच मालिनी अभी भी कैंटीन में आहान का इंतजार कर रही थी। वो आहान के लिए प्रार्थना कर रही थी। कुछ भी हो जाए, आहान को विश्वविद्यालय से नहीं निकाला जाना चाहिए। बाहर के शोर ने उसे समझा दिया था कि आहान को निकाल दिया गया है। संगीत, क्या अलीशा के अलावा कोई और है जो आपको परेशान करता है? आहान ने मालिनी के बगल में बैठते हुए पूछा, जो कैंटीन के किनारे बैठी थी। मालिनी बहुत देर से आहान का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे। मालिनी ने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए और कुछ नहीं बोली। आहान ने देखा कि उसके हाथ में एक चम्मच था और उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। मालिनी एक गरीब परिवार से थी और उसका रोज का खर्च 100 रुपए से भी कम था। वो कैंटीन से सबसे सस्ता सामान खरीदती थी। आज भी मालिनी इडली सांभर की एक प्लेट ले आई थी। आहान के पूछने पर मालिनी ने अपनी इडली की प्लेट आहान की तरफ बढ़ा दी। मालिनी का इस तरह प्लेट बढ़ाना बहुत सही था। शुक्रिया आहान, लेकिन मेरे पास तुम्हें अच्छी पार्टी देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं भी इसे अक्सर खाता हूं। आहान ने मालिनी की प्लेट से कुछ निवाले खाने के बाद कहा। आहान ने फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा
और फिर पूछा, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करोगी? अगर तुम फ्री हो तो हम आज चल सकते हैं। आहान के पूछने पर मालिनी कुछ देर आहान को देखती रही, फिर उसके आंसू बहने लगे। अरे अरे, रो मत, अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। आहान को लगा कि वो पहली बार में ही कुछ ज्यादा ही दे रहा है, इसलिए उसने खुद पर थोड़ा काबू किया और चुप हो गया। मालिनी ने भी अपने आंसू पोंछे। इतने सालों से किसी ने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। दोस्ती का डिनर बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले किसी ने उसे जानने की कोशिश नहीं की थी। दूसरे, वो खुद बोल नहीं पाती थी। इस वजह से वो यूनिवर्सिटी में अकेली रह गई थी और उसने आहान की आंखों में भी यही अकेलापन देखा था। शायद इसीलिए मालिनी अक्सर आहान के लिए कागज के तारे छोड़ जाती थी। दरअसल मालिनी आहान से प्यार करती थी। आहान ने फिर बातचीत शुरू की। अगर तुम डिनर पर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम साथ रहेंगे, मैं नाश्ता करूंगा और रोज सुबह यही मिलूंगा। तुम आओगे ना? मालिनी ने कई दिनों से आहान को कागज के तारे भेजे थे, जो उसकी गलती थी कि वो देख नहीं पाता था। इसीलिए आहान मुस्कुराया और बोला, आज से तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज से खुद को अकेला मत समझना और अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। बात करते करते आहान को ऐसा लगा जैसे कैंटीन के गेट के पास कोई उसे देख रहा है। आहान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। आहान को यह पहचानने में थोड़ा वक्त लगा कि ये अंजुम लोहिया ही थी। आहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी कैंटीन में अंजुम से उनकी मुलाकात होगी। अंजुम आहान के पास आई और बोली, मिस्टर केला आज कैंटीन में आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। अंजुम की बातों में व्यंग्य था जो आहान समझ नहीं पाया, लेकिन आहान अंजुम से बात नहीं करना चाहता था। आहान अंजुम की आंखों में देखता रहा और उठकर अंजुम और मालिनी के बीच खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मालिनी अंजुम की नजरों में आए और भविष्य में मालिनी को कोई नुकसान हो। अंजुम बोलती रही, तुम मुझसे बात करो या न करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस देखना चाहती हूं आहान, तुम्हारी आक्रामकता जिंदल परिवार को कैसे तबाह करने वाली है। आहान, तुम वाकई एक बेहतरीन इंसान हो। तुम्हारी वजह से जिंदल परिवार तबाह होने वाला है और तुम यहां आराम से बैठकर खाना खा रहे हो। अंजुम की बातों में कुछ रहस्य था जो आहान समझ नहीं पा रहा था। नहीं, वो अंजुम की बातों को गंभीरता से ले रहा था। उसे लग रहा था जैसे अंजुम उसकी तरफ इशारा कर रही हो, लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे अंजुम उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। दरअसल आहान को पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। अंजुम जा चुकी थी। आहान ने मालिनी को उसके होटल तक छोड़ा था। साथ ही उसने उससे वादा भी किया था कि वो रोज सुबह आहान के साथ नाश्ता करेगी। अगले दिन मालिनी ने आहान को कैंटीन के गेट पर इंतजार करते हुए पाया और ये सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। आहान और मालिनी की दोस्ती गहरी होती गई। इसलिए आहान ने सुपरमार्केट से कुछ रेडी टू ईट पैकेज खरीदे, ढेर सारे नाश्ते के पैकेज खरीदे। वो अगली सुबह ये सारे पैकेज मालिनी को देना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में आहान और निहाल कई बार मिले। निहाल ने उसे कई बातें बताई। आहान ने कई नए निवेश भी किए। इसके अलावा आहान को अंजुम की कई बातें भी याद थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि अंजुम असल में कुछ नहीं कर सकता। वो तो बस खोखली धमकियां दे सकता है। आहान को कल सुबह मालिनी से मिलकर उसे वो सारे पैकेट देने थे जो शॉ ने सुपरमार्केट से मालिनी के लिए खरीदे थे। सुबह तृप्ति भी आभा के साथ स्टेशनरी की दुकान पर गई। इतनी सुबह सुबह क्या खरीदना है? तृप्ति, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बताती क्यों नहीं? तृप्ति को देखकर आभा परेशान हो गई। स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचकर तृप्ति ने कागज का एक बंडल उठाया। साथ में उसी कागज को मोड़कर बनाया गया एक तारा भी था। उसने भी एक कागज का तारा उठाया और आभा से पूछा, क्या तुम्हें इस कागज को मोड़कर तारे बनाने आते हैं? ऐसे तृप्ति की बातें सुनकर आभा बहुत हैरान हुई। कोई काम नहीं है क्या? तृप्ति, तुम अभी से ये दादी वाला काम क्यों करने लगी? तबीयत तो ठीक है ना? आभा ने तृप्ति का माथा छूते हुए पूछा। तभी तृप्ति की नजर स्टेशनरी की दुकान में लगे टीवी पर रुक गई।
तृप्ति की बड़ी बहन निशा ने पहले हफ्ते में ही खूब सुर्खियां बटोरी थी। उनकी फार्मा कंपनी की मार्केटिंग टीम ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर एक संकेत दिया था, जिसके कारण निशा की फार्मा कंपनी ने केवल एक सप्ताह में बहुत सारे नए निवेशकों को आकर्षित किया। और आज वो दिन था जब निशा कंपनी की ओर से एक आधिकारिक घोषणा करना चाहती थी। इसलिए तृप्ति भी टीवी से चिपकी बैठी रही। लेकिन वास्तव में खबर तृप्ति की उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। खबर सुनकर तृप्ति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। लेकिन अगर ये सच है तो इसके बारे में सोचते ही तृप्ति का सिर भारी हो गया। उसे अपनी छाती में जलन महसूस हो रही थी। तृप्ति उसे पकड़े हुए चिल्ला रही थी, लेकिन तृप्ति कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। तृप्ति अचानक बेहोश हो गई। तृप्ति, क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो तृप्ति, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। तृप्ति को बेहोश देखकर आभा डर गई। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। एम्बुलेंस तुरंत आ गई। संयोग से आहान भी वहां से गुजर रहा था। उसने आभा को एम्बुलेंस में बैठे देखा। वो तृप्ति को नहीं देख सका। आहान जल्दी से वहां पहुंचा। उसने आभा से जानने की कोशिश की, क्या हुआ आभा? तभी आभा ने हमेशा की तरह उसे डांटा और कहा, लेकिन अगर तुम तृप्ति के आसपास दिखे तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे और तृप्ति के लेवल में बहुत फर्क है, इसलिए बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। आभा की बातें सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाना ही सही समझा। आभा को शायद पता नहीं था कि उसके पिता का सुपरमार्केट का बिजनेस घाटे में जा रहा था और आहान निहाल के साथ मिलकर उनका साथ दे रहा था। खैर, आहान ने इस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने आगे देखा कि तृप्ति बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी वो कागज का तारा था। कुछ जानकारी मिलने के बाद आहान भी उसी स्टेशनरी की दुकान पर गया जहां तृप्ति बेहोश हुई थी। तभी आहान ने भी वही खबर देखी। आहान खबर देखकर चौंक गया। अब उसे समझ आया कि तृप्ति क्यों बेहोश हुई थी। खबरों में बताया जा रहा था कि जिंदल फार्मा के मालिक और सीईओ ने एक दुर्लभ किस्म का कैलिफोर्नियम मिलने के बाद अपनी कंपनी के लिए काफी निवेश जुटाया है और आज वो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। ये वही कैलिफोर्नियम था जो आहान ने तृप्ति को दिया था और जिंदल परिवार को इस कैलिफोर्नियम को अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार था। लेकिन आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निशा को पता चल गया कि वो कैलिफोर्नियम नकली था। कई प्रोफेशनल एजेंसियों ने इस खबर का खंडन किया था। इस खबर ने न सिर्फ जिंदल परिवार को शर्मिंदा किया है, बल्कि हालात ऐसे हो गए हैं कि वो दिवालिया होने वाले हैं। और ये खबर सुनकर तृप्ति बेहोश भी हो गई थी। जैसे ही आहान ने ये खबर सुनी, उसने निहाल को फोन किया। निहाल को पहले से ही पता था कि आहान ने फोन क्यों किया है, क्योंकि फोन उठाते ही निहाल बोला, आहान सर, मैंने आपको जो कैलिफोर्नियम दिया था वो नकली नहीं हो सकता, क्योंकि उसका खनन गिल परिवार ने किया था। और अगर ये नकली है तो पूरी दुनिया नकली है, क्योंकि गिल परिवार पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो गिल परिवार को नकली कैलिफोर्नियम बेच सके। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि इसके पीछे कौन है। निहाल सख्त लेकिन सीधे अंदाज में बात कर रहा था। सिर्फ आधा घंटा ही काफी था निहाल के लिए उस कल्पतरु को उठाकर आहान के सामने लाने के लिए। लेकिन आहान बोला, नहीं निहाल, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसके पीछे अंजुम है। निहाल को आहान की बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, क्या मतलब है सर? मैं कुछ समझा नहीं। निहाल को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किसी ने गिल परिवार को चिढ़ाने की ठा रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार मालिनी ने फोन उठाया, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, इसलिए आहान उसकी कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था। सुबह से इतना कुछ हो चुका था कि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि मालिनी उसे जवाब क्यों नहीं दे पाई। लेकिन आहान बोलता रहा, मालिनी, आज तुम कैंटीन क्यों नहीं आई? मैं इतनी देर से यहां खड़ा हूं। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, जल्दी आओ। अरे हाँ, यहां कैंटीन बंद है। चलो ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन मालिनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आहान बोलता रहा, मालिनी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अचानक मालिनी की घुटी हुई चीख सुनाई दी। उसका रोना इतना बुरा था कि आहान को लगा कि अगर मालिनी ने उसे तुरंत नहीं देखा
तो उसका गला फट जाएगा। अहान कान पर फोन लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ है? अहान ने पूछा। मालिनी, तुम कहाँ हो? क्या हो रहा है? मालिनी का रोना तेज होता जा रहा था, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रही थी। उसे केवल महसूस किया जा सकता था। अहान ने फिर समझाया, देखो मालिनी, रो मत। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। बस चुप रहना, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि अहान कुछ समझा पाता, जोर की आवाज आई और कॉल कट गई। अहान ने अंदाजा लगाया कि किसी ने फोन तोड़ दिया है। अहान सर, हमने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। मालिनी का फोन कट जाने के बाद अहान ने मालिनी को कई बार फोन किया, लेकिन स्विच ऑफ का मैसेज मिला। इससे साफ जाहिर हो गया कि मालिनी का फोन खराब हो गया है। अहान कुछ सोच पाता उससे पहले ही निहाल अपनी मर्सिडीज कार में बैग लेकर कैंटीन से बाहर आ गया। आते ही उसने अहान का अभिवादन किया, लेकिन अहान का चेहरा देखते ही उसने पूछा, अहान साहब, क्या बात है? सब ठीक तो है? अहान ने निहाल से कहा कि लोहिया को अभी वहां से चला जाए। वो एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं है। मच्छर तो पल भर में मर जाता है, लेकिन उससे पहले कान के पास खूब शोर मचाता है। अहान अपनी योजना को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था। लोहिया को बर्बाद करना कोई बड़ा काम नहीं था। लोहिया भले ही खुद को शहर का सबसे बड़ा व्यापारी समझता हो, लेकिन अहान के लिए वो लोग मच्छरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस वक्त उसे सबसे पहले मालिनी को ढूंढना था, वरना वो अपने किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। तो अहान साहब, अब आप क्या करने वाले हैं? मतलब मेरे लिए अभी क्या ऑर्डर है? निहाल ने पूछा तो अहान बोला, क्या आप किसी व्यक्ति के नंबर से उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं? मतलब उसने आखिरी बार कहाँ बात की थी? हमें पता लगाना होगा। और इसमें आपको कितना समय लगेगा? अहान के पूछने पर निहाल ने बड़ी विनम्रता से कहा, अहान सर, अगर कोई विदेशी नेता है तो 1 दिन लग सकता है। अहान ने हाथ के इशारे से निहाल को रोका और पूछा, इस नंबर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नंबर देखकर निहाल बोला, ये एक लोकल नंबर है, मैं अभी पता करता हूं। निहाल ने तुरंत यूनिवर्सिटी के पास एक जगह का पता ढूंढ लिया, जहां से उस नंबर पर आखिरी कॉल की गई थी। यूनिवर्सिटी के पास कई रेस्टोरेंट थे। मालिनी ने आखिरी बार वहीं से कॉल किया था। मालिनी वहां क्या करने गई होगी? अहान का सोचना जायज था, क्योंकि ये जगह वेश्यावृत्ति के लिए मशहूर थी। यहाँ कई रेस्टोरेंट थे और शाम को वहां वेश्याएं खड़ी रहती थी। ये जगह काफी बदनाम थी और अहान समझ नहीं पा रहा था कि मालिनी वहां क्या करने गई है। अहान ने निहाल से तुरंत उस जगह जाने को कहा। थोड़ी देर में अहान वहां पहुंच गया। उसने निहाल को बाहर इंतजार करने को कहा और अकेले अंदर चला गया। अहान एक बाबी के रेस्टोरेंट में गया। यहाँ बाजार शाम को खुलता था और इतनी सुबह यहाँ कोई नहीं आता था। रेस्टोरेंट बंद था और सारी कुर्सियां बिखरी पड़ी थी। अहान ने देखा कि मालिनी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े भी जगह जगह फटे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। कुछ बियर की बोतलें जमीन पर बिखरी थी। पास में एक फोन के टुकड़े पड़े थे। उस रेस्टोरेंट का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो गिड़गिड़ा रहा था, हमें माफ कर दो, हम कोई रास्ता निकाल कर तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। हालांकि बोतल तोड़ने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम पूरे पैसे चुका देंगे। अहान को समझते देर नहीं लगी कि वहां क्या हुआ था। मालिनी एक अनाथालय में पली बढ़ी थी और 18 साल बाद उसे अपना खर्च खुद उठाना पड़ा। मालिनी दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ती और शाम को इस रेस्टोरेंट में काम करती। रेस्टोरेंट का मालिक एक अच्छा इंसान था और गूंगी होने के बावजूद वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। मालिनी पिछले 3 सालों से यहां काम कर रही थी, लेकिन कल शाम को गलती से उसकी एक शराब की बोतल टूट गई, जो उसका ग्राहक अपने साथ लाया था। शाम को वे नशे में थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुबह उन्होंने मालिनी को फोन किया। बारबी रेस्टोरेंट का मालिक और उसकी पत्नी उन्हें किसी तरह समझाने की कोशिश कर रहे थे। कात्या सेठ, गुस्सा मत हो, ठंडे दिमाग से सुनो, ये पैसे रख लो। अगर बात नहीं बनी तो मैं किसी और तरीके से तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। गुस्सा क्यों कर रहे हो? रेस्टोरेंट का मालिक गिड़गिड़ा रहा था और सारे वेटर लाइन में खड़े थे। उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो यहां कोई बड़ा गुंडा लग रहा था।
उसकी गिड़गिड़ाहट का कात्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से में दहाड़ा और बोला, निकल जाओ यहां से, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा। ये कहकर कात्या उठा और मालिक को थप्पड़ मार दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद कात्या ने मालिनी को उठाया। मालिनी पहले से ही जमीन पर लेटी हुई थी। कात्या को अपने पास आते देख उसके शरीर में कुछ हलचल हुई। कात्या गुस्से में गालियां देते हुए मालिनी से बोला, और तुम किसे बुला रही थी? उसने कहा, मैं भी देखूंगा कि तुम्हें बचाने कौन आता है। मैं तुम्हें मूर्ख समझकर छोड़ रहा था। अगर तुम एक रात मेरे साथ रुक जाती तो इतनी मुसीबत नहीं होती, लेकिन तुम्हें शायद दूसरों की इज्जत करना नहीं आता। तुम सोचती हो कि कोई आएगा तो देख लेगा। मालिनी ने अपने होंठ दबा लिए थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान का फोन उसके पास क्यों आया था। शायद आहान ने उसे थोड़ी हिम्मत दी थी, जिसकी वजह से मालिनी ने आहान का फोन उठाया था। लेकिन मालिनी जानती थी कि अगर आहान आ भी गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके और आहान के साथ भी यही होने वाला था। कात्या ने एक हाथ से मालिनी के बाल पकड़े और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े गुस्से से बोली, चलो मैं तुम्हें एक बार फिर मौका देती हूं। लेकिन मालिनी उसकी एक न सुन रही थी और सिर हिलाकर मना कर रही थी। कात्या के साथ आए लोग मालिनी को देखकर गंदे कमेंट कर रहे थे। मान जा लड़की, तू कात्या से कैसे मुकाबला कर सकती है? तेरे कॉलेज की लड़कियां कात्या की दीवानी हैं। पूरा माहौल गंदे, अश्लील कमेंट, गालियों, सिगरेट के धुएं से भर गया था। कात्या अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने देखा कि एक लड़का रेस्टोरेंट के शटर के नीचे से झुककर अंदर आ रहा है। उसने जमीन पर पड़ा मालिनी का फोन उठाया। फोन टूटा हुआ था और उस लड़के ने गुस्से से फोन से धूल साफ की और आगे आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तात्या ने उसे देखा तो गुस्से से बोला, लड़के, क्या तुम देख नहीं सकते? आज रेस्टोरेंट बंद है। आहान ने गुस्से से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने महंगी शराब की एक बोतल तोड़ दी। आहान ने अपने गुस्से पर काबू पाया और शांति से पूछा, तुम कौन हो? आहान ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं वही व्यक्ति हूं जिसे उसने बुलाया था। अगर मैं तुम्हें 60 रुपए दूं तो सोचो और मुझे बताओ। कात्या ने आहान को घूर कर देखा। कात्या की आंखें कह रही थी, क्या कात्या को पैसों की जरूरत है? छोड़ो ये सब। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का यहां अपने पैसों का दिखावा कौन कर रहा है? लगता है ये लड़का यहां मरने आया है। कात्या गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था कि ये लड़का कितनी गहरी मुसीबत में है। सिर्फ 60,000। क्या तुम्हें पता भी है कि ये शराब हमारे बॉस जग्गा ने अपने हाथों से बनाई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें 60,000 रुपए देने की? क्या तुम जग्गा भाई के बारे में नहीं जानते? तुम जग भाई के बारे में क्या सोचते हो? जग्गा का नाम लेने मात्र से शराब की कीमत 0000 से 60 रुपए कोशिश की थी और निहाल अच्छे से जानता था कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। आहान बोला, निहाल, कहानी लंबी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसने अपनी चाल चल दी है। आहान को यकीन था कि इसके पीछे अंजुम लोहिया का हाथ है। वो कुछ दिन पहले ही आहान से मिला था और आहान को कुछ संकेत भी दिए थे। इसका मतलब यह भी था कि अंजुम के पास कोई प्लान तैयार होगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि आहान उसे यूं ही छोड़ देगा। जैसे ही ये सब शुरू हुआ, अंजुम आराम से एक ऊंचे बार में बैठकर शराब पी रहा था। अंजुम को लग रहा था कि आज वो दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर है। उसके हाथ में असली कैलिफोर्नियम लग गया है। जो भी मुझे छेड़ने की कोशिश करता है, मैं उसे खत्म कर देता हूं। ये मेरी आदत है। अंजुम ने बगल में बैठी लड़की की कमर पर हाथ रखते हुए कहा। तभी आहान का फोन बजा। अंजुम कुछ देर फोन की तरफ देखती हुई हंसती रही। फिर उसने फोन उठाया और बोली, हेलो आहान, तुम जैसे बड़े आदमी ने मुझे कैसे फोन किया? अंजुम की आवाज में अब भी एक सुर था। आहान ने इधर उधर की बातें करने की बजाय सीधे मुद्दे पर बात की। अंजुम लोहिया, क्या तुम्हारे पास कैलिफोर्नियम है? अंजुम ने अपने ईयर प्लग निकाले और फोन हाथ में पकड़े हुए बोली, आहान, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वैसे मुझे पता चला है कि तुमने जिंदल परिवार को जो तोहफा दिया था वो नकली है। आहान ने भी उसी सहज भाव से जवाब दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
मैं ये कैलिफोर्नियम वापस ले लूंगा। असल में अगर आपने मुझसे सही पूछा तो मुझे लगा कि मुझे इसे आपको बेच देना चाहिए। अहान की बातें सुनकर अंजुम एक पल के लिए चौंक गई। आप इसे मुझे कैसे बेच सकते हैं अगर मैं ये मानने से इनकार कर दूं कि मेरे पास कैलिफोर्नियम है? तभी अचानक अंजुम को कुछ याद आया। उसने आगे कहा, अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास है तो आप इसे मुझे कैसे बेच सकते हैं? वैसे आप इसे मुझे कितने में बेचेंगे? अंजुम अहान की बातों पर हंस रही थी। एक तरफ अहान अंजुम से कह रहा था कि उसके पास कैलिफोर्नियम है, फिर वो कह रहा था कि अहान कैलिफोर्नियम उसे ही बेचेगा। उस रात अंजुम ने तृप्ति के घर से कैलिफोर्नियम चुरा लिया और इस तरह अंजुम ने उस दिन का बदला ले लिया। लेकिन अंजुम ने सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं चुराया था, उसने अहान की इज्जत, अहान का अभिमान भी चुरा लिया था। अहान और अंजुम के बीच चल रही बहसें ये समझने के लिए काफी थी कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। चलो बात करते हैं और महसूस करते हैं। अंजुम अभी भी फोन पर थी, लेकिन अहान की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो अंजुम ने फिर पूछा, अहान तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम ये कैलिफोर्निया मुझे कितने में बेचोगे? अहान ने तुरंत जवाब दिया, ये लोहिया परिवार की स्थिति पर निर्भर करता है। अंजुम को अहान की बात समझ नहीं आई। हो, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। जवाब में अहान ने और भी कठोर लहजे में कहा, मैं अगले 2 घंटों में तुमसे सब कुछ लेना शुरू कर दूंगा और सब कुछ ले लूंगा अंजुम। ये कहकर अहान ने फोन काट दिया और निहाल को फोन किया। ठीक है निहाल, देखते हैं गिल परिवार कितना सक्षम है। चिंता मत करो अहान सर, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। गिल परिवार द्वितीय विश्व युद्ध के समय से कर्ज बांट रहा है। आज गिल परिवार न केवल एक व्यवसाय बल्कि एक देश को बर्बाद कर सकता है। वे चाहे तो चिंता न करें, मैं अभी लोहिया परिवार की संपत्ति नष्ट करना शुरू कर दूंगा। निहाल जिस तरह से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी की जीवन भर की कमाई छीनना उसके लिए बच्चों का खेल हो। निहाल के एक फोन कॉल से दुनिया के चतुर दिमाग अपना खेल शुरू कर देते थे। लोहिया परिवार को पता नहीं था कि उन्हें डुबाने के लिए सुनामी आ गई है। उधर अहान के फोन काटने के बाद अंजुम लोहिया मुस्कुराई और बोली, अहान तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि लोहिया परिवार कितना शक्तिशाली है। अंजुम के सामने बहुत से लोग उत्साह में जमा हो गए थे। उन्हें देखकर अंजुम बोली, जिंदल परिवार के संपर्क में रहना। निशा और तृप्ति को संदेश भेजो कि वे यहां आ जाएं। मैं उन दोनों के साथ एक रात बिताना चाहती हूं। अगर वे दोनों मेरी प्यास बुझा दें तो मैं ये कैलिफोर्निया उन्हें सिर्फ 100 रुपए करोड़ में लौटा दूंगी। ये कहकर अंजुम पागलों की तरह हंस पड़ी और बोली, हो सकता है उन्हें मेरी मांग थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन इस समय जिंदल परिवार के पास और कोई चारा नहीं है। उसकी बात बिल्कुल सही थी। थोड़ी घमंडी और बेपरवाह निशा भी अंजुम की मांग ठुकरा नहीं पाई। आज अंजुम का दिन था और निशा को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि अगर उसने अंजुम की बात नहीं मानी तो उसकी आज तक की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। साथ ही जिस कैलिफोर्निया के दम पर उसने निवेशकों से पैसे जुटाए थे, वही निशा की जिंदल फार्मा के खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा दायर कर देगा कि जिंदल परिवार दिवालिया हो जाएगा। निशा को जब फोन आया तो एक पल के लिए वो चौंक गई। वो तुरंत समझ गई कि अंजुम क्या चाहती है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। पूरे जिंदल परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी और वैसे भी उसके पास अंजुम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसी बीच अस्पताल में तृप्ति को होश आ गया। उसे इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? तृप्ति को होश में आते देख नर्स हैरान रह गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी सदमे में हो। उसने तुरंत अपनी नस में डाली गई सिरिंज निकाली और फेंक दी और अस्पताल से बाहर आ गई। वो जानती थी कि जिंदल परिवार सड़क पर आने वाला है और तृप्ति जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। लेकिन अस्पताल से बाहर आते ही उसकी मुलाकात अहान से हुई। अहान ने स्टेशनरी की दुकान से निहाल को फोन किया। उसने पहले से योजना बनाई और सीधा अस्पताल आ गया। अहान को लगा कि उसे तृप्ति से मिलने अस्पताल जाना चाहिए। अहान को देखते ही तृप्ति गुस्से से उसे खींचकर दूर ले गई और रोते हुए बोली, अहान मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर नहीं ले जाना चाहिए था। तुम्हारे सामने सब ठीक चल रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया अहान? तृप्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे, सारा रंग उड़ गया था। वो पागलों की तरह रो रही थी।
वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जो भी तृप्ति को देखता सदमे में आ जाता। लोग आहान को किसी अपराधी की तरह देख रहे थे। आहान कुछ कह पाता इससे पहले ही आभा बीच में आ गई। आहान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इससे दूर रहो। फिर आभा तृप्ति की तरफ मुड़ी और बोली, अब समझ में आया ना, मैंने तुम्हें इससे दूर रहने के लिए क्यों कहा था। तृप्ति रो रही थी। रोते हुए उसने हाथ जोड़कर आहान से कहा, आहान मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारे लिए पूरी रात नहीं जागना चाहिए था। ये कहकर तृप्ति भाग गई। आहान हैरानी से अपनी जगह पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। आहान जानता था कि तृप्ति उसे गलत समझ रही है, लेकिन इस वक्त उसे समझाना बेकार था। असली कैलिफोर्नियम उसके हाथ में नहीं था, लेकिन अंजुम को सबक सिखाकर आहान सब ठीक कर सकता था। इस वक्त उसे लोहिया परिवार को बर्बाद करने पर ध्यान देना था। बाद में लोहिया परिवार खुद तृप्ति के पैरों में गिरकर अपना गुनाह कबूल कर लेता। इधर तृप्ति का फोन बज रहा था। उसे लगा कि आहान ने फोन किया है, लेकिन अंजुम ने उसे फोन किया था। तृप्ति अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि अंजुम ने उसे फोन क्यों किया, लेकिन अंजुम ने अपनी मांग रख दी थी। तृप्ति, अगर तुम्हें जिंदल परिवार को बचाना है तो आज रात तुम्हें मेरे साथ ब्लू बेल होटल में रात बितानी होगी। वैसे तुम्हारी बहन निशा भी आ रही है और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अंजुम की बात करने का तरीका सुनकर तृप्ति अपनी ही नजरों में गिर गई। तृप्ति गिरकर फिर बेहोश हो गई। दूसरी तरफ आहान अंजुम को सबक सिखाने का प्लान बना चुका था। उसे बस मालिनी को वो सामान देना था जो उसने कल शाम सुपरमार्केट से खरीदा था। दोनों पिछले कई दिनों से साथ में नाश्ता कर रहे थे, तो आहान को किसी भी तरह कैंटीन आना ही था। लेकिन आज उसे मालिनी कहीं नहीं दिखी, तो वो कैंटीन के अंदर गया और पूछा, माफ कीजिए, क्या आपने आज मालिनी को देखा? आहान का सवाल सुनकर कैंटीन काउंटर पर खड़ी एक महिला ने दो लोगों से पूछा और कहा, नहीं, आमतौर पर वो यहाँ सबसे पहले आती है, लेकिन आज हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। आहान ने अपना फोन निकाला और मालिनी को फोन किया, लेकिन मालिनी फोन नहीं देने को तैयार था। निहाल अपनी जगह से उठा और मुंह बिचकाते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद निहाल पैसों से भरा सूटकेस लेकर आ रहा था। जगदा इस शहर को अच्छी तरह जानता था। यहाँ बहुत कम परिवार थे जिनके पास 60 रुपए करोड़ पड़े हों। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो शराब की एक बोतल के बदले 60 रुपए करोड़ देने को तैयार हो। जगदा ने अपनी पूरी जिंदगी अपराध से जुड़े सौदे करते हुए बिताई थी। उसने कई परिस्थितियों का सामना किया था, चाहे वो गैंगवार हो या पुलिस से टकराव या किसी दूसरे गिरोह से समझौता। छग्गा ने बहुत कुछ देखा था और आज पहली बार वो ऐसी स्थिति में फंस गया था। साहब, हमें बाकी पैसों के लिए बैंक जाना होगा। निहाल ने जग्गा से कहा कि यहाँ 1 रुपया करोड़ है। निहाल जग्गा को साथ ले गया। जग्गा ने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। अगर उसकी सारी संपत्ति एक साथ भी रखी जाए तो भी ये 2-3 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आज उसके सामने 60 करोड़ थे। थोड़ी देर बाद जग्गा और निहाल उसी रेस्टोरेंट में वापस आ गए। जग्गा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसके पास करोड़ थे। एक अजनबी लड़के ने उसे बोतल टूटने पर करोड़ दिए थे। अब जग्गा ध्रुव के सामने बहुत सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। निहाल जग्गा को साथ ले गया। जग्गा ने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उसकी सारी दौलत मिला भी दी जाए तो 2-3 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, पर आज उसके सामने 60 करोड़ थे। थोड़ी देर बाद जग्गा और निहाल उसी रेस्टोरेंट में वापस आ गए। जग्गा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसके पास करोड़ थे। एक अनजान लड़के ने उसे बोतल टूटने पर करोड़ दिए थे। अब जग्गा ध्रुव के सामने एक बहुत ही सभ्य इंसान की तरह पेश आ रहा था। निहाल जग्गा को साथ ले गया। जग्गा ने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उसकी सारी दौलत मिला भी दी जाए तो 2-3 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, पर आज उसके सामने 60 करोड़ थे। थोड़ी देर बाद जग्गा और निहाल उसी रेस्टोरेंट में वापस आ गए। जग्गा के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसके पास करोड़ थे। एक अनजान लड़के ने उसे बोतल टूटने पर करोड़ दिए थे। अब जग्गा ध्रुव के सामने एक बहुत ही सभ्य इंसान की तरह पेश आ रहा था। आहान ने हैरानी से फोन उठाया और एक लड़की की डरी हुई आवाज आई, हेलो,
लड़की ने पहले कंफर्म किया कि ये आहान ही है या कौन बोल रहा है। क्या बात है? लड़की की आवाज सुनकर आहान समझ गया कि वो किसी मुसीबत में है। हेलो आहान, मैं निशा बोल रही हूँ। तृप्ति की बड़ी बहन आहान तृप्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रही है। तभी निशा डरते हुए बोली कि ये सब मेरी गलती है, मुझे अपना नाम और पहचान बनाने की जल्दी थी और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जिद्दर फार्मा की कोनर और सीईओ हूं। एक मेडिकल प्रोफेशन होने के नाते मुझे पता था कि कैलिफोर्नियम का मेडिकल में बहुत इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने तृप्ति से वो कैलिफोर्नियम मांगा जो तुमने उसे गिफ्ट किया था और उस कैलिफोर्नियम से मैंने अपनी कंपनी का प्रमोशन किया। ग्रोव को पता था कि अंजुम लोहिया ने कैलिफोर्नियम चुराया है। उधर अंजुम ने प्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया है कि अगर हम दोनों बहनें उसके साथ एक रात बिताएं तो वो हमें माफ कर देगा, वरना कल तक जिंदल परिवार दिवालिया हो जाएगा। अंजुम, वो होगा जो आहान ने सोचा भी नहीं था। फिर आहान ने निशा से पूछा, तुमने क्या सोचा है? निशा किसी भी हालत में सहमत नहीं है, लेकिन बात जिंदल परिवार की थी। ये घर बर्बाद हो जाएगा। निशा को इसकी भी चिंता नहीं थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि उसकी और निवेशकों के परिवारों व अन्य लोगों की वजह से बर्बाद होने वाली कंपनियों का क्या होगा। निशा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन निशा जिंदल परिवार और उन निवेशकों की चिंता कर रही थी जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। आहान के पूछने पर निशा बोली, मुझे कोई परवाह नहीं, अभी मैं बस यही चाहती हूं कि तुम किसी तरह तृप्ति को बचा लो। मैं तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल रही हूं ताकि तुम उसे लेकर यहां से जा सको। क्या मुझे जाना चाहिए? उसे अभी कुछ नहीं पता, हम अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे। मेरे मम्मी पापा, ये कहते हुए निशा रोने लगी। निशा ने जता दिया था कि वो तृप्ति से कितना प्यार करती है। निशा की बातें सुनकर आहान ने गहरी सांस ली और कहा कि तृप्ति को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होगी। तृप्ति मुझसे नाराज है, क्या तुम उसे मेरा एक संदेश दे सकते हो? आहान की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर निशा को न जाने क्यों उस पर विश्वास होने लगा। तुम क्या कहना चाहते हो? उससे कहो कि वो 3600 से उल्टी गिनती शुरू करे। आहान की बातें सुनकर निशा को गुस्सा आ रहा था। इससे क्या होगा? उल्टी गिनती करने से क्या होगा? आहान ने आत्मविश्वास से कहा, जब तक ये गिनती पूरी होगी लोहिया परिवार खत्म हो जाएगा। निशा ने आहान की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने तुरंत फोन काट दिया और मन ही मन बकवास करने लगी। जब निशा ने आहान को तृप्ति को नकली बॉयफ्रेंड बनाने के बदले कैलिफोर्नियम देने की बात करते सुना तो उसने सोचा कि आहान तृप्ति को पसंद करता है। निशा के कॉल डिस्कनेक्ट करने पर आहान को भी बुरा लगा। जिंदल परिवार इस समय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा था और आहान उनसे उल्टी गिनती करने को कह रहा था। आहान को यह सोचकर ही अजीब लग रहा था। आहान ने खुद से कहा कि डायलॉग बाजी का भी कोई जमाना होता है। वो तुम्हें अपनी बहन को ले जाने के लिए कह रही है और तुम यहां से डायलॉग मान रहे हो। इसके बाद आहान अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हंसने लगा। वो अपनी आंखों के सामने ये मंजर देख रहा था कि एक बिजनेस परिवार कल दिवालिया होने वाला है। तभी निहाल हैरानी से उसे देख रहा था और कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वो उसके पास आया और बोला, आहान सर, ये कोई मजाक है क्या? आहान ने निहाल की तरफ देखा और कहा, यह बात करने का वक्त नहीं है, कुछ तो करना होगा। निहाल ने हैरानी से आहान की तरफ देखा और पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि कॉल आने से पहले हम मालिनी मैम के इलाज के बारे में बात कर रहे थे उधर। आहान से बात करने के बाद निशा थोड़ी निराश हुई। उसने खुद को पूरे 1 घंटे के लिए अपने ऑफिस में बंद कर लिया। उसके बाद निशा गुस्से में अपनी कार में बैठकर लोहिया परिवार की कंपनी के ऑफिस की ओर चल दी। ऑफिस के गेट पर सुरक्षा गार्ड उससे जानकारी मांग रहा था और जैसे ही उसे पता चला कि निशा जिंदल कार में बैठी है, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो निशा का ही इंतजार कर रहा हो। निशा ने कार से अंजुम जिंदल के ऑफिस की तरफ देखा और अंजुम का ऑफिस एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर दिखाई दिया। तो आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अंजुम अपने ऑफिस में सोफे पर लेटे सिगार पी रहे थे। इलोया एंटरप्राइज के हेड ऑफिस की बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आवासीय स्वीट था। उसके ठीक सामने फर्श से छत तक पारदर्शी कांच की एक खिड़की थी। आज तक निशा हमेशा एक सफल व्यवसायी महिला के रूप में जानी जाती थी,
निशा अपने परिवार को बचाने के लिए अंजुम की हर शर्त मानने को तैयार थी। निशा अंजुम के सामने अपने चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं दिखाना चाहती थी। वो जानती थी कि वो जितनी उदास दिखेगी अंजुम को उतना ही मजा आएगा। निशा ने सीधे मुंह जवाब दिया, हाँ मैं आ रही हूं। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी मांग कैसे मानूंगी? तुम मेरी बहन के साथ कुछ नहीं करोगे। लोहिया और जिंदल दोनों परिवारों का यही हश्र होगा। अंजुम सोफे से उठ खड़ा हुआ था। मन ही मन उसे निशा की दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का यकीन हो गया था, और ये सोचकर खुश भी कि निशा जैसी खूबसूरत लड़की उसकी हर मांग पूरी करने को तैयार है। अंजुम मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर तुम मेरी हर मांग पूरी करोगी तो मैं इसे जाने दूंगी। अंजुम एक दुष्ट इंसान था और अच्छी तरह जानता था कि उसे जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन पहले उसे निशा से वो मिलना चाहिए जो वो चाहता है। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे कहा, मैं जिंदल परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी मांग माननी होगी। अंजुम ने निशा को वासना भरी नजरों से देखा और कहा, अब आओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। इस खिड़की के सामने खड़ी हो जाओ और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दो। अंजुम ने शीशे की खिड़की की ओर इशारा करते हुए निशा से कहा। निशा 5 फुट 9 इंच लंबी थी। उसे खेलकूद का शौक था। उसका स्वभाव थोड़ा दबंग था, जिसकी वजह से लोग उसे पाना चाहते थे, और अंजुम लोहिया उसे सबके सामने बेइज्जत करके लोगों पर दबाव बनाना चाहती थी। अंजुम की ऐसी मांग सुनकर निशा हैरान और गुस्से से भर गई। क्या बात कर रही हो? उनके सामने एक हाईवे जा रहा है, कितने लोग हैं? अंजुम ने उस पर हंसते हुए उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे से वासना टपक रही थी। वो थोड़ा मुस्कुराया और आगे बोला, तो मिस जिंदल, आपको क्या लगता है जिंदल परिवार इस समय कहाँ खड़ा है? क्या मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप नान नुक्कड़ करेंगी तो आपके परिवार का क्या होगा, और उनके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। अंजुम ने फिर कांच की खिड़की की तरफ देखा और कहा, मिस जिंदल, यहाँ कई लड़कियां हैं जो इस खिड़की के सामने आना चाहती है। यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो कोई और करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपके परिवार का भाग्य अब आपके साथ है। अंजुम की बात सुनकर निशा का पूरा शरीर कांप रहा था। अंजुम बहुत चालाक व्यक्ति था। निशा ने देखा कि ये दृश्य देखने के लिए खिड़की के ठीक सामने इमारत की छत पर कई लोग खड़े थे। वे निशा को अश्लील इशारे कर रहे थे। उनकी चिंता मत करो, वे केवल जी नेता है। उनकी योजना केवल निशा को पाने की नहीं थी, वो इन लोगों को भी ये दिखाना चाहता था। वो निशा को सबके सामने गंदे तरीके से अपमानित करना चाहता था। निशा खिड़की के सामने एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। तभी पीछे से अंजुम की आवाज आई, जल्दी करो। निशा ने मुड़कर अंजुम को देखा। निशा की आंखें आग उगल रही थी। वो अंजुम को 100 बार मारना चाहती थी। जब अंजुम कुछ कहने वाली थी तो उसका फोन बज उठा। अंजुम ने बिना देखे गुस्से में फोन काट दिया। उसने सोचा कि इस समय केवल आहान ही उसे कॉल कर सकता है। बेवकूफ को यह भी समझ नहीं आया कि निशा उसके सामने खड़ी है। वो गुस्से से निशा को देखकर गुर्राया, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? जल्दी करो। अंजुम धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहा था और उसका गुस्सा निशा पर आया। अगर तुम्हें अकेले अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं तृप्ति को फोन करता हूं, वो तुम्हें कंपनी देगी। तृप्ति का नाम सुनकर निशा एक आज्ञाकारी छात्रा की तरह आज्ञा मानने लगी। निशा ने तुरंत अपनी जैकेट उतार दी। इसके साथ ही अंजुम की क्रूरता भी जागने लगी। अंजुम एक अमीर पिता की बिगड़ी हुई संतान लग रहा था। आज तक उसने कई खूबसूरत लड़कियों के साथ समय बिताया था। उसने कई सुपर मॉडल और मशहूर हस्तियों के साथ समय बिताया था, लेकिन वो निशा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। निशा अपने शरीर पर अंजुम की तीखी निगाहें देखकर असहज महसूस कर रही थी। लेकिन तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंजुम ने कुछ देर तक आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। ये उसके पिता का ऑफिस था। अंजुम तोमर को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो उसके पिता का व्यापारिक साझेदार और लोया एंटरप्राइजेज का मुख्य आपूर्तिकर्ता था। अंजुम ने खुद को संभाला और बोली, तोमर अंकल, पापा अभी ऑफिस में नहीं है, आप थोड़ी देर रुकिए।
मैं सेक्रेटरी से कहूंगी कि पापा को बता दे कि आप आ गए हैं। अंजुम अपने कमरे में कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो किसी भी हालत में तोमर को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन तोमर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तोमर मुस्कुराया और बोला, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। बस जब आप अपने पापा से बात करें तो उन्हें बता देना कि मैंने कल अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे अच्छे ऑफर मिल रहे हैं, इसलिए मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा हूं। अच्छा, बताओ। तोमर की बातें सुनकर अंजुम ने क्या कहा? अंजुम को ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। भले ही अंजुम लोहिया एंटरप्राइज के साथ फुल टाइम काम कर रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि तोमर उसकी कंपनी के लिए कितने जरूरी है। तोमर के जाने का मतलब था कि लोहिया एंटरप्राइज की आधी सप्लाई बंद हो जाएगी। तोमर ने जानबूझकर अपने दाम भी दोगुने कर दिए थे। इसके बावजूद उसने आज लोहिया एंटरप्राइज के साथ अपना अगला 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। अंकल, नाराज मत होइए, मैं अभी दरवाजा खोलती हूं। अंजुम को लगा कि तोमर उस पर दरवाजा न खोलने के कारण गुस्सा है। प्रशांत, नहीं, तुम दरवाजा बंद रखो। अब से हमारे दोनों के दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद हैं। अंजुम ने सोचा कि तोमर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि वह दरवाजा न खोलने के कारण उससे नाराज है। इसलिए उसने तोमर को समझाने की कोशिश की, लेकिन तोमर ने उसकी बातों पर बहुत अलग प्रतिक्रिया दी। अंजुम एक हाथ में मोबाइल लेकर अपने पिता को फोन करने की कोशिश कर रही थी और दूसरे हाथ से तोमर से बात कर रही थी। तोमर अंकल, क्या बात है? अंजुम कुछ समय बिताने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने पिता से बात कर सके। बंद दरवाजे के सामने खड़े तोमर ने बातचीत का कोई मौका नहीं छोड़ा। तोमर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई मुझे इससे भी बेहतर ऑफर दे रहा है। अंजुम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लोहिया के सप्लायर का दिल जीत लेगा। तोमर की बातें सुनकर अंजुम चौंक गई। क्या हुआ? क्या तोमर को लोहिया परिवार की ताकत का अंदाजा नहीं है? वो कैसे कह सकता है कि हम उसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे? और दुनिया में ऐसा कौन है जिसने लोहिया परिवार के सप्लायर का भरोसा जीता हो? चौंक कर अंजुम ने अपने पिता को फोन किया। उसके मोबाइल पर पहले से ही लोगों के कई फोन आ रहे थे, लेकिन अंजुम सबको अनदेखा करते हुए अपने पिता को फोन करने ही वाली थी कि तभी उसने दरवाजे पर फिर दस्तक सुनी। इस बार दरवाजे पर दस्तक सुनकर अंजुम को राहत मिली। तोमर अंकल, क्या आप वापस आ गए हैं? क्या आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं? लेकिन बाहर से एक अलग ही आवाज सुनाई दी। अंजुम, मैं तुम्हारा किशन अंकल हूं। किशन अंकल लोहिया परिवार के बहुत करीब थे। अंजुम के पिता और किशन ने मिलकर ये बिजनेस शुरू किया था और किशन अंकल का अंजुम से बचपन से ही एक खास रिश्ता था। किशन की आवाज सुनकर अंजुम ने राहत की सा, सली, किशन अंकल, पिताजी यहां नहीं है, मैं उन्हें फोन करने ही वाली थी। और अंकल, अभी तोमर ने अंजुम के वाक्य पूरा करने से पहले ही हमारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। किशन अंकल ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं बेटा, बस पिताजी से कह देना कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैंने उन्हें मेल भेज दिया है, मैं बस उन्हें सूचित करने आया था। अगर वो यहां नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बस उन्हें बता दो और कंपनी में मेरे जो भी शेयर हैं वे मेरे पास रहेंगे। एक पल के लिए अंजुम को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। किशन, जो उसके पिता का सबसे अच्छा दोस्त है, इस्तीफा दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अंजुम ने आश्चर्य से पूछा। असंभव किशन अंकल। क्या बात है किशन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या करोगे? हम बचपन से दोस्त हैं। अंजुम के पिता लाउडस्पीकर पर किशन अंकल से बात कर रहे थे, लेकिन किशन की आवाज में कोई अपराध बोध या उदासी नहीं थी। मुझे माफ करना ललित, मेरे कुछ और प्लान है किशन। मेरे भाई, तुम अपनी पसंद का कोई भी प्रस्ताव रख सकते हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर रखने को तैयार हूं। हमारे बीच कभी पैसों की बात नहीं हुई, बस मुझे बताओ कि मामला क्या है। किशन के जाने से लोही एंटरप्राइज अपनी विश्वसनीयता खो देगा, क्योंकि बहुत सारे विक्रेता थे जो केवल किशन के अंकित मूल्य पर काम करते थे। विक्रेता को वैसे भी राजी किया जा सकता था, लेकिन अगर जनता के बीच विश्वास खो गया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और यही कारण था कि ललित लोहिया किसी भी कीमत पर किशन को मनाना और रोकना चाहते थे। लेकिन अंत में
किशन की एक पंक्ति ने ललित लोहिया को चौंका दिया। किशन ने कहा कि वे मुझे ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ललित लोहिया हैरान रह गए। ये कौन है? लोहिया एंटरप्राइज किशन को सालाना 5 करोड़ रुपए देता था। इसके अलावा और भी बहुत कुछ था जो वेतन से बिल्कुल अलग था। वो कौन था जो किशन को लोहिया से छीन रहा था? और वो कौन सा प्रस्ताव था? वे अभी तक ये पता नहीं लगा पाए थे कि उनके पीछे कौन था। ललित लोहिया के पास लगातार फोन आ रहे थे। उनके कई सप्लायर उन्हें छोड़कर जा रहे थे। किशन ने फिर कहा, ठीक है ललित, अब मुझे परेशान मत करो। मैं यहां कई सालों से काम कर रहा हूं। कोई भी एक जगह टिककर नहीं रहना चाहेगा। ललित ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन किशन उससे इस तरह बात करेगा। ललित कुछ बोल नहीं सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है किशन, अगर तुमने सोच ही लिया है तो तुम्हें कौन रोक सकता है। लेकिन हमारी इतने सालों की दोस्ती के बाद क्या तुम मुझे उस आदमी के बारे में बता सकते हो जो मेरे सप्लायरों और तुम्हें मुझसे छीन रहा है? मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये खेल कौन खेल रहा है? हालांकि ललित ने किशन से उस व्यक्ति के बारे में पूछा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके बारे में कुछ बता पाएगा। किशन की अभी अभी नई नौकरी लगी थी। वो इतनी जल्दी कोई जानकारी लीक नहीं कर सकता था। लेकिन किशन के जवाब ने लोहिया को चौंका दिया जब किशन ने कहा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कौन सा सप्लायर आपको छोड़कर जा रहा है, लेकिन मैं आपको उसका नाम जरूर बता सकता हूं। और मुझे उम्मीद है ललित, उसका नाम सुनकर आप उससे पंगा लेने की गलती नहीं करेंगे। तालिया, मैं बस उसका नाम जानना चाहता हूं। ललित लोहिया ने उत्सुकता से पूछा और किशन ने बताया कि उसका नाम आहान गिल है। किशन की बात सुनकर ललित लोहिया चौंक गए। 50 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना था। ललित ने 1-2 बार नाम दोहराया, आहान गिल, आहान गिल। दिल्ली में इतना अमीर कौन है? मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ललित मन ही मन यही कह रहा था। ललित की बातें सुनकर किशन बोला, ललित, हमारी दोस्ती की वजह से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आहान गिल ऐसा इंसान नहीं है जिससे तुम्हें रास्ते में टकराना चाहिए। ये कहकर किशन मुड़ा और बोला, ललित, तुम उससे दूर रहो। किशन के कहने का मतलब था कि वो आहान के साथ जुड़ने के अपने फैसले से खुश था, इसलिए नहीं कि वो बहुत अमीर था या कोई अच्छा ऑफर दे रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी। गिल परिवार में शामिल होने का मतलब था शक्ति। ये कहकर किशन चला गया, लेकिन ललित को चैन नहीं था। ललित अभी भी सोच रहा था कि ये आहान कौन है और वो उसे क्यों बर्बाद करना चाहता है। ललित ने खुद से कहा, आहान गिल कौन है? दूसरी ओर अंजुम लोहिया कांप रही थी, डर के मारे। उसका डरना स्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था जैसे आहान की छवि उसके दिमाग में अंकित हो गई हो और उसे सता रही हो। उसने घड़ी देखी। आहान ने उससे कहा था कि वो कैलिफोर्नियम से 2 घंटे में सारे पैसे वसूल कर लेगा और अब केवल आधा घंटा बाकी है। पहले आहान उसके सप्लायरों को ले गया, फिर उसके कर्मचारियों और अब सह संस्थापक भी कंपनी छोड़ रहा था। इसके अलावा कई और सप्लायर और कर्मचारी भी उसे छोड़ चुके थे। अंजुम ने अपना फोन चालू किया और फोन देखते ही गुस्से में आहान को गालियां सभी सप्लायर और कर्मचारी जा चुके थे। अब निवेशक भी पीछे हटने लगे थे। निवेशक का ये कृत्य पीठ में छुरा घोंपने के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार अंजुम ने अपने पिता को बताया, पापा, मैं आहान गिल को जानती हूं। अंजुम के इतना कहते ही उसकी आवाज भारी हो गई। उसके पिता ललित लोहिया ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो कि ये कौन है? आहान गिल। इस समय ललित सिर्फ आहान गिल के बारे में जानना चाहता था। वो कौन है और अचानक कैसे प्रकट हो गया? अभी 1 घंटा पहले ही उसने अपना पहला कदम रखा था और 1 घंटे में ही उसने लोहिया परिवार को घुटनों पर ला दिया। ललित लोहिया ने आगे कहा कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। अपने पिता को इस हालत में देखकर अंजुम बोली, पापा, वह तो बस एक विश्वविद्यालय का छात्र है। अंजुम की बातें सुनकर पापा गुस्सा हो गए। अंजुम, क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? पापा को बीच में ही टोकते हुए अंजुम बोली, लेकिन पापा, वो तो वास्तव में एक विश्वविद्यालय का छात्र है। पापा, मेरी बात पर यकीन कीजिए। तो आप सोचते हैं कि मेरे सभी आपूर्तिकर्ता, मेरे सभी कर्मचारी
और मेरे निवेशक मुझसे एक 20 से 22 साल के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के द्वारा छीन लिए जा रहे हैं। आप ये कहना चाह रही है कि एक लड़का मेरे बिजनेस पार्टनर का ब्रेन वॉश कर सकता है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अंजुम ने अपने पिता को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बात करते करते डिप्रेशन में चले गए हों। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पापा की बातें अंजुम के लिए भी हैरान करने वाली थी। अंजुम ने अपने पापा को समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा, वो भी शायद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। इसके बाद अंजुम ने अपने पापा को पूरी कहानी संक्षेप में बताई। अंजुम की सारी बातें सुनकर पापा भी चौंक गए। उसने डरते हुए पूछा, अब कितना समय बचा है? सिर्फ 15 मिनट पापा। अंजुम का जवाब सुनकर पापा तुरंत हरकत में आ गए। तुम एक काम करो, उसे जल्दी से बुलाओ, अहान गिल को तुरंत बुलाओ। लेकिन अंजुम के अंदर अभी भी थोड़ा अहंकार बचा था। वो डरते हुए बोली, पापा क्या उसे बुलाना सही होगा? क्या कोई और रास्ता नहीं है? अंजुम के सवाल से पापा लगभग पागल हो गए थे। वो पूरी ताकत से चिल्लाई और बोली, उसे बुलाओ और उससे रहम की भीख मांगो। गधा। अंजुम के लिए भी ये कोई नई बात नहीं थी। आज तक उसके पिता ने शायद उसे किसी के आगे समर्पण करने के लिए नहीं कहा होगा। इसकी वजह यह थी कि वो कई सालों से इस शहर में थी। भारत सरकार के कई मंत्रियों और शहर के लगभग सभी व्यापारियों से उसकी जान पहचान थी। उसके सभी व्यापारिक साझेदार और निवेशक उसे छोड़ चुके थे। सभी पुराने कर्मचारियों के चले जाने के बाद आगे व्यापार करना मुश्किल हो जाता और कंपनी एक ही दिन में दिवालिया हो जाती। ऐसे में अगर अहान चाहता तो आसानी से कंपनी खरीद सकता था। अहान ने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली थी। इस चाल से कोई भी व्यापारी खत्म हो सकता था और उसे कोई नुकसान भी नहीं होता, बल्कि भविष्य में वो कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकता था। अंजुम अहान को फोन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो चुपचाप खड़ा सोच रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ऐसे खड़ा देखकर पापा फिर बोले, मैंने कहा था ना कि उसे फोन करके रहम की भीख मांग। तुम यहां खड़े होकर मुझे क्यों घूर रहे हो? अंजुम अब भी बचने की कोशिश कर रही थी। पापा क्या अहान में सच में लोहिया परिवार को बर्बाद करने की ताकत है? तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। हमारा परिवार बर्बादी की कगार पर है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप फोन नहीं उठाएंगे तो मुझे दोबारा पापा मत कहना। जब कोई चारा नहीं बचा तो अंजुम ने फोन उठाया और गुस्से में अहान को फोन किया। अंजुम ने फोन कान से लगाया ही था कि घंटी बजने लगी। पापा वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा के कहने पर अंजुम ने अनिच्छा से फोन किया, लेकिन अहान फोन नहीं उठा रहा था। अंजुम के चेहरे पर डर, गुस्सा और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। पापा के कहने पर अंजुम ने 10 बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन अहान फोन नहीं उठा रहा था। लेकिन पापा उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। उनकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। कुछ समय बाद उनकी सारी संपत्ति और कारोबार किसी और के पास जा सकता था। अंजुम सामने खड़ी सोच रही थी कि क्या अहान वाकई इतना ताकतवर है। पापा की नजरें अंजुम से मिली तो अंजुम बोली, पापा वो फोन नहीं उठा रहा है। पापा ने अपना सारा गम समेटा और खुद को शांत करते हुए कहा, तो बेटा उसे मैसेज करो, माफी मांग लो। अंजुम को लगा जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। उसे इतनी देर तक समझ क्यों नहीं आया कि उसे मैसेज करना चाहिए था। अंजुम ने झट से मैसेज लिखा, अहान कैलिफोर्निया मेरे पास है, मैं उसे तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। मैसेज भेजते हुए अंजुम को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो ये रेस जीत रही है, लेकिन अचानक किसी ने उसे ट्रैक से बाहर कर दिया था। उसे नहीं पता था कि पूरा लोहिया परिवार अहान के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अंजुम समझ गई थी कि वो अहान के आगे कुछ नहीं है। उस दिन अंजुम को जिंदल परिवार के सामने बेइज्जती झेलनी पड़ी थी और आज फिर अहान ने उसे उसकी औकात समझा दी थी। उधर मैसेज भेजने के बाद आखिरकार अहान ने फोन उठाया। क्या मिस्टर लोहिया बोल रहे हैं? अहान जानबूझकर अंजुम को उकसा रहा था, लेकिन अंजुम संयम से बोल रही थी। उसने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अहान अब बस करो, हम पर रहम करो। मैं कैलिफोर्नियम लौटा दूंगी, इसके बाद हम अपने अपने रास्ते चलेंगे।
अंजुम की बातें सुनकर आहान ने उसे रोका और कहा, देखो अंजुम, इसके लिए मुझे दोष मत दो। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें आखिरी मौका भी दिया था, लेकिन तुमने मेरा फोन काट दिया। अब देखते हैं कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। कैलिफोर्नियम तुम्हारे पास है, इसकी कीमत मेरे पास है। आहान वो बहुत विनम्रता से बात कर रहा था, तो अंजुम को थोड़ी हिम्मत मिली। देखो आहान, मेरे पिताजी इस मामले को सुलझाने की पहल कर रहे हैं। क्यों ना हम एक कदम पीछे हटे और इस मामले को यही खत्म कर दे। मैं कैलिफोर्नियम तुम्हें लौटा दूंगा और मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूं। अंजुम की बातों से लग रहा था कि वो अब भी आहान को गंभीरता से नहीं ले रहा था। नहीं, उसे अपने परिवार को बर्बाद होते देखकर कोई खास फर्क पड़ा। इसलिए आहान ने उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे तुम जैसे मूर्ख की माफी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे कैलिफोर्निया चाहिए। तुम्हारा शुभ चिंतक होने के नाते मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं कि जाकर जिंदल परिवार से माफी मांगो, उनके चरणों में लेट जाओ और तब तक माफी मांगो जब तक वो तुम्हें माफ न कर दे। आहान की बात सुनकर अंजुम खुद को रोक नहीं पाई। आहान, अब तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। आहान सिर्फ अंजुम की ही नहीं, बल्कि पूरे लोहिया परिवार के घुटनों पर बैठकर जिंदल परिवार से माफी मांगने की बात कर रहा था। लेकिन अंजुम की बातों का आहान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला, देखो अंजुम, मैं इसी अहंकार की बात कर रहा था। जरा सोचो, तुमने दोनों बहनों को अपने साथ रात बिताने का प्रस्ताव दिया था। अब अगर मैं तुम्हारे परिवार को भी यही प्रस्ताव दूं, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम सब घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। इतना कहकर आहान कुछ देर चुप रहा। वो अंजुम के जवाब का इंतजार कर रहा था। जब अंजुम ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आहान बोला, लगता है तुम्हें मेरी अच्छी सलाह पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, अब मैं इसे अपने तरीके से सुलझा लूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ललित इतनी देर से चुपचाप खड़ा आहान और अंजुम की बातें सुन रहा था। वो समझ गया था कि आहान से निपटना आसान नहीं है। उसने तुरंत अंजुम के हाथ से फोन छीन लिया और बोला, आहान, मैं समझता हूं कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम लोहिया और उसके परिवार को धमका नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि तुम हमारे सप्लायर्स और निवेशकों को खरीदकर हमारे परिवार को ब्लैकमेल करोगे। इन समस्याओं से निपटने के हमारे पास और भी तरीके हैं। मैं और भी बेहतर सप्लायर्स ढूंढूंगा। मेरे पास प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं है। मुझे इन सब से बाहर आने में बस कुछ ही दिन लगेंगे। तुम हमें अलविदा नहीं कह सकते। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरा बेटा माफी मांगकर कैलिफोर्निया लौटने को तैयार है। तो चलिए बात यही खत्म करते हैं। ललित लोहिया आहान का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आज तक यही लोगों को इस तरह धमकाता आया था। वो अपनी बेटी को अपने सामने किसी के हाथों की कठपुतली बनते नहीं देख सकते थे। आहान ने पहले की तरह शांति से जवाब दिया, ठीक है, क्या तुमने कभी जादू देखा है? ललित और अंजुम को आहान की बात समझ नहीं आई। दोनों ने एक साथ पूछा, क्या? ये तुम लोगों के लिए एक सबक है। तुमने मुझसे जो कुछ भी लिया था, मैं उसे ब्याज सहित वापस लेने जा रहा हूं। ये जादू का खेल लोहिया परिवार को धूल में मिला देगा। ये कहकर आहान ने फोन काट दिया। इस बीच अंजुम और ललित कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे। स्क्रीन पर नंबर गिरने लगे और अगले ही पल गिरने की गति बढ़ गई। जैसे ही आहान का कॉल खत्म हुआ, निहाल ने आहान का आदेश स्वीकार कर लिया और शेयर बाजार में बैठे अपने लोगों को इशारा कर दिया। अगले ही पल लोहिया एंटरप्राइज और लोहिया परिवार से संबंधित सभी शेयरों की कीमतें गिरने लगी। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 2 घंटों में क्या हुआ था। लोहिया एंटरप्राइज की सालों की मेहनत सिर्फ 2 घंटे में बर्बाद हो गई। आहान ने ये लड़ाई जीतने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जैसे ही लोहिया परिवार खुद को बैंक घोषित करेगा, आहान इस कंपनी को वापस खरीद लेगा और जितना खर्च किया होगा उससे ज्यादा पैसा कमाएगा। ललित लोहिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला लड़का उसे इतनी बुरी तरह कुचल देगा। अंजुम ने लोहिया परिवार के शेयर स्क्रीन पर गिरते हुए देखे और कहा, पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? पूरा लोहिया परिवार कार्यालय में आ गया था। सभी लोग एक साथ स्क्रीन देख रहे थे। अंजुम जानती थी कि वो अपने पिता के बिना कुछ नहीं है। जब उसने अपने पिता से पूछा
तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, जिसे समझने में उन्हें 5 मिनट लगे। पापा ने कहा कि हम और क्या कर सकते हैं? तालिया। हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है। जब अंजुम ने पूछा तो ललित ने कहा कि विकल्प यह है कि हम जिंदल परिवार से जाकर माफी मांगे। निशा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी स्थिति में क्या प्रतिक्रिया दे। अभी कुछ देर पहले वो कांपती हुई दरवाजे के पीछे छिपी थी और अंजुम फोन पर व्यस्त थी। हालांकि आधा घंटा भी नहीं बीता था और ललित उसके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था। उसने कहा, निशा, मैं अपने बेटे की इस घटिया हरकत के लिए माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। जब अंजुम ने बताया कि उसके पिता घुटनों के बल बैठकर निशा से इस तरह माफी मांग रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगा। अभी कुछ देर पहले ही वो निशा को धमका रहे थे। वो उसे कक्षा की खिड़की के सामने खड़े होकर अपने कपड़े उतारने के लिए कह रहे थे। आधे घंटे के भीतर ही उसके पिता निशा के पैरों में लेट गए। ललित लोहिया की नजर अंजुम पर पड़ी। उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा, इधर आओ और निशा के पैर छूकर माफी मांगो। ललित ने गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें कह रही थी कि इस दिन की वजह वही है। अंजुम के पास अब और कोई चारा नहीं था। कुछ देर पहले और अब के नजारे में बहुत फर्क था। निशा असमंजस में थी कि ये क्या हो रहा है। जिंदल और लोहिया परिवारों के बीच कब ये अच्छे रिश्ते थे, वरना जिंदल परिवार तृप्ति की शादी अंजुम लोहिया से करवाने के लिए राजी ही नहीं होता। अंजुम ने खुद को कोसा और कहा, निशा, ये सब मेरी नासमझी और मूर्खता की वजह से हुआ है। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही हूं। ये कहते हुए अंजुम खुद को थप्पड़ मारने लगी। निशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि लोहिया जैसा ताकतवर परिवार आहान के कहने पर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। ललित ने अंजुम से कहा, यहां ऐसे मत बैठो, जाओ और लोहिया परिवार के सभी लोगों को बुला लाओ। ललित जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा कहा तो निशा उसे माफ कर देगी, क्योंकि अब लोहिया परिवार का भविष्य निशा के हाथ में था। अंजुम उठकर जाने ही वाला था कि निशा ने उसे रोक दिया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंजुम बहुत नासमझी कर रही थी। तुम्हें उसे ठीक से समझाना होगा। निशा बहुत ही परिपक्व भाव से बात कर रही थी। वैसे भी वो जिंदल परिवार की सबसे बड़ी बेटी और जिंदल फार्मा की सीईओ और मालकिन थी। अंजुम ने भले ही उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन वो लोहिया परिवार से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकती थी। उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि लोहिया परिवार बर्बादी के कगार पर है। ललित ने तुरंत अंजुम को आदेश दिया, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? जाकर निशा को घर छोड़ आओ और आज से जिंदल की हर समस्या हमारी समस्या होगी। नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारी हर बात बाद में आती है। पहले देखो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ललित ने अंजुम को समझाते हुए कहा, जिस पर अंजुम ने कहा, हाँ बाबा। इसके बाद अंजुम निशा को वहां से ले गई। निशा अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ होगा। ये लोहिया इतने अच्छे नहीं थे। इसके बाद अंजुम ने आहान को फोन किया। आहान, हमने वही किया जो तुमने हमें करने को कहा था। अंजुम की बातें सुनकर आहान हंसा और बोला, तुम जो चाहो कर सकती हो, मुझे बताने की क्या जरूरत है। अंजुम बाहर से शांत दिख रही थी, पर मन ही मन वो आहान को कोस रही थी। आहान के बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ये सब बताऊंगी? तभी शांत स्वर में आहान बोला, अब तो अपना कंट्रोल हमसे हटा ले। अंजुम आहान से रहम की भीख मांग रही थी, पर आहान पहले जैसा शांत था। तू मुझे क्या हटाने को कह रही है? आहान की बातें सुनकर अंजुम का सब्र जवाब दे गया था। अंजुम ने दोनों हाथ मेज पर पटक दिए और बोली, आहान, अब लोहिया परिवार से पंगा लेना बंद कर और आज से तू जो भी कहेगा मैं करने को तैयार हूं। पर आहान उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। अच्छा हुआ तूने कह दिया कि मैं जो कहूंगी तू करने को तैयार है, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं लोहिया परिवार को चैन से नहीं जीने देता। आहान की बातें सुनकर अंजुम बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अंजुम के सवाल पर आहान ने जवाब दिया, देखिए, मैंने आप लोगों को एक अच्छी सलाह दी थी। ये आप पर निर्भर है कि आप उस पर अमल करते हैं या नहीं।
मेरी सलाह हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं और हमारे मूल्यों पर आधारित है और मैं व्यापार को व्यापार की तरह ही देखता हूं। लोहिया परिवार का क्या करें, ये मेरे मूड पर निर्भर करता है। अंजुम गुस्से से चिल्लाई, आहान, तुमने सबको बेवकूफ बना दिया। इतनी मिन्नतें करने और जमीन पर लौट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब ड्रामा बेकार गया। फोन कटने के बाद निहाल ने आहान से कहा, आहान सर, अधिग्रहण की योजना अच्छी थी। शुरुआत में लगा कि आपने काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने 3 गुना से भी ज्यादा मुनाफा कमाया है। निहाल खुशी से आहान की तारीफ कर रहा था। आहान उन लोगों में से नहीं था जो अपने दिल में कोई द्वेष रखते हों। नहीं, वो तारीफ पसंद करने वालों में से था। अंजुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा करना ही था। निशा अपने घर पहुंच चुकी थी। जिंदल परिवार टूटने की कगार पर था। निशा की फार्मा कंपनी में जो कुछ हुआ, उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। निशा के पहुंचते ही घर की नौकरानी बोली, बड़ी दीदी आई है। निशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को व्यथित कर दिया हो। लेकिन निशा ने आते ही पूछा, तृप्ति कहाँ है? क्या लोहिया परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? निशा पर पूछने पर घर की नौकरानी ने बताया कि तृप्ति घर पर है और उसका मूड खराब है। निशा जब तृप्ति के कमरे में आई तो उसने देखा कि रोने के कारण तृप्ति की आंखें सूजी हुई थी। निशा को देखते ही तृप्ति ने पूछा। निशा ने जवाब में बस कंधे उचका दिए। निशा समझ नहीं पा रही थी कि तृप्ति को पूरी कहानी कैसे बताए। उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। निशा को लग रहा था कि आज जो हुआ उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। कोई तो था जिसने लोहिया परिवार के लिए बहुत अच्छे से जाल बिछाया था और वो जीत भी गया था। निशा ये भी जानती थी कि जो भी था वो जिंदल परिवार से नहीं था, क्योंकि जिंदल परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो लोहिया को इस तरह हरा सके। निशा के दिमाग में बस आहान गिल का नाम आ रहा था, लेकिन आहान ये सब कैसे कर सकता था? निशा ये समझ नहीं पा रही थी। जैसे ही आहान का नाम दिमाग में आया, निशा ने तृप्ति से पूछा, अरे हाँ तृप्ति, तुम्हारे और आहान के बीच क्या चल रहा है? आहान का नाम सुनते ही तृप्ति का मूड खराब हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद तृप्ति बोली, आहान, हमारे बीच कुछ नहीं है। मुझे लगता है आभा भी यही कह रही थी। आहान कुछ ऐसा पाना चाहता है जिसका वो हकदार नहीं है। तृप्ति की बातें सुनकर निशा कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वैसे भी निशा के लिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दी थी। उसे खुद भी कुछ पता नहीं था। आज जो हुआ उसका असर पूरी दिल्ली पर पड़ेगा। लोहिया एक बहुत बड़ा व्यापारिक घराना था। किसी ने उसे घुटनों पर ला दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। निशा इसे कम नहीं आंक सकती थी। दूसरी ओर लोहिया एंटरप्राइज के ऑफिस में ललित और अंजुम गुस्से से उबल रहे थे। अंजुम गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, पापा, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। ललित और भी ज्यादा गुस्से में था। उसे पहले कभी किसी ने इस तरह परेशान नहीं किया था। ललित ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। दिवाली आने वाली थी, इसलिए आहान पूरी दोपहर बैठा रहा और लोहिया परिवार की सारी संपत्ति देखकर अपना हिसाब किताब करता रहा। आहान को जल्दी घर जाना था। कार्तिक और सनाया बहुत दिनों बाद यूनिवर्सिटी के एक कॉफी शॉप में मिले। कार्तिक ने सनाया को किसी जरूरी काम से बुलाया था। हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। सनाया, कैसी हो? सनाया कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक दर्द था। कार्तिक, मैं ठीक हूं। तुम बताओ क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? आजकल कॉलेज क्यों नहीं आते? सनाया ने कार्तिक को देखा तो सवालों की झड़ी लगा दी। मुझे सब पता चल गया है। उस दिन क्या हुआ था? मैं आहान की बात कर रहा हूं। वो शहर के सबसे महंगे होटल में जाता है। मैं कई दिनों से उसका पीछा कर रहा हूं। कार्तिक ने सनाया को पिछले कुछ दिनों में आहान की सारी गतिविधियों के बारे में बताया। उसकी आवाज में कमजोरी थी जो गुस्से से भी भरी थी। कार्तिक की बातें सुनकर सनाया हैरान रह गई। आहान जैसा दलित अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? सनाया को लगता था कि आहान किसी तरह अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया है। कामयाब? उसने मेरे पिता से सब कुछ छीन लिया। उसने मेरा परिवार, मेरा मान, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने मेरे पिता को जेल भेज दिया। आहान ने अपने पैसों से सब कुछ खरीदा।
ये बताते हुए कार्तिक की आंखें गुस्से से जल उठती हैं। कार्तिक, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उस दिन के बाद आज सनाया और कार्तिक मिले। कार्तिक के जाने के बाद सनाया कोई छोटा मोटा काम कर रही थी और कार्तिक लोगों के रहम पर जी रहा था। वो जानता था कि सारी परेशानी आहान की वजह से है, इसीलिए वो कई दिनों से आहान के पीछे पड़ा था और आज उसने इसी सिलसिले में सनाया को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन मैं कुछ और भी जानता हूं। आहान के पास बहुत पैसा है, लेकिन इसके बावजूद वो मूर्ख है। उसके पास पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है। वो अपना पैसा हमेशा नहीं रख पाएगा। मैं अब भी वही कार्तिक हूं। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम उससे अपना बदला ले सकते हैं। ये बताते हुए कार्तिक की आंखें गुस्से से जल उठती हैं। तारे चमकने लगे। वो सनाया के पास आया और बोला, सनाया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहो तो हम उस सुनहरे मुर्गे से सब कुछ वापस ले सकते हैं। तुम्हारी समझदारी और तुम्हारा चांद उसे तुम्हारे पास ला सकता है और मैं तुम्हें पीछे से बताता रहूंगा कि आगे क्या करना है। सनाया पहले तो कार्तिक की बात मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन बाद में वो कार्तिक की बात मान गई और उसकी योजना में शामिल हो गई। लेकिन कार्तिक, हमें बहुत सोच समझकर काम करना होगा। अगर उसे जरा भी शक हुआ तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सनाया कार्तिक को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्तिक को उसकी पूरी योजना पर जरा भी शक नहीं हुआ। सनाया सोच रही थी कि अगर हम आहान को अपनी तरफ बुलाने में कामयाब हो गए तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। हम उससे वो सब कुछ वापस ले सकते हैं जो उसने हमसे छीना है। इसी बीच यूनिवर्सिटी में दिवाली की छुट्टियां हो गई और अगले दिन आहान अपने घर के लिए निकल पड़ा। शाम को घर पहुंचकर आहान को पता ही नहीं चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक किसी ने उसे आवाज दी और कहा, आहान, कॉलेज जाकर तुम अपने पुराने दोस्तों को भूले नहीं। आहान ने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने एक बार आहान को एक प्रेम पत्र लिखा था जिसमें उसने 100 गलतियां की थी। उसका पत्र पढ़कर आहान जोर से हंस पड़ा। उस समय आहान अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था और आज रिनी को अपने सामने देखकर आहान पछता रहा था कि उसने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। अगर उसने रिनी पर ध्यान दिया होता तो बात कुछ और होती। रिनी और आहान क्लास में थे। रिनी ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और फिर नौकरी करने लगी थी। अब उसे देखकर लग रहा था कि वो अच्छा कमा रही है। रिनी बार बार आहान की पढ़ाई को लेकर खुशी जाहिर कर रही थी कि तुम्हारे जैसा लड़का आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। रिनी मन ही मन कह रही थी, यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हें कौन सी सफलता मिल गई? मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 12वीं की परीक्षा भी नहीं दी। आज वो लोहिया एंटरप्राइजेज में सुपरवाइजर है। संगीत, उसने एक बार आहान को एक प्रेम पत्र लिखा था जिसमें उसने 100 गलतियां की थी। उसका पत्र पढ़कर आहान जोर से हंस पड़ा। उस समय आहान अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था और आज रिनी को अपने सामने देखकर आहान पछता रहा था कि उसने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। अगर उसने रिनी पर ध्यान दिया होता तो बात कुछ और होती। रिनी और आहान क्लास में थे। रिनी ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और फिर नौकरी करने लगी थी। अब उसे देखकर लग रहा था कि वो अच्छा कमा रही है। रिनी बार बार आहान की पढ़ाई को लेकर खुशी जाहिर कर रही थी कि तुम्हारे जैसा लड़का आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। रिनी मन ही मन कह रही थी, यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हें कौन सी सफलता मिल गई? मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 12वीं की परीक्षा भी नहीं दी। आज वो लोहिया एंटरप्राइजेज में सुपरवाइजर है। संगीत, उसने एक बार आहान को एक प्रेम पत्र लिखा था जिसमें उसने 100 गलतियां की थी। उसका पत्र पढ़कर आहान जोर से हंस पड़ा। उस समय आहान अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था और आज रिनी को अपने सामने देखकर आहान पछता रहा था कि उसने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। अगर उसने रिनी पर ध्यान दिया होता तो बात कुछ और होती। रिनी और आहान क्लास में थे। रिनी ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और फिर नौकरी करने लगी थी। अब उसे देखकर लग रहा था कि वो अच्छा कमा रही है। रिनी बार बार आहान की पढ़ाई को लेकर खुशी जाहिर कर रही थी कि तुम्हारे जैसा लड़का आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। रिनी मन ही मन कह रही थी, यूनिवर्सिटी जाकर तुम्हें कौन सी सफलता मिल गई? मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 12वीं की परीक्षा भी नहीं दी। आज वो लोहिया एंटरप्राइजेज में सुपरवाइजर है। संगीत,